तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के मैथ का लेसन 3 जिसका नाम है अवयव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे और इसको वन शॉट में कंप्लीट करेंगे और एनसीईआरटी बुक और बिहार बोर्ड में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस सबको ध्यान रखते हुए सारे टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है और सारे टॉपिक बारी बारी से एक बाई एक पढ़ते जाएंगे। तो हमारा ये टॉपिक है लेसन 3 का अवयव। अवयव को मैट्रिक्स कहते हैं और इसका प्लूरल होता है मैट्रिसेस। इसको वन शॉट में कंप्लीट करना है हम लोगों को। तो सबसे पहला बात बेसिक से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसके सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एकदम। तो सबसे पहला बात कि अवयव होता क्या है। अवयव होता क्या है तो इसका डेफिनेशन मिलेगा आपको यहाँ पर लिखा हुआ कि संख्याओं या फलनों के एक आयताकार क्रम विन्यास को अवयव कहते हैं। संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4 या 10 20 30 21 20, कोई भी संख्या ले सकते हैं, माइनस प्लस, पूर्णांक में, भिन्न में हो, दशमलव में हो, कोई भी संख्या या कोई फलन हो। फलन कहने का मतलब जैसे हुआ देखो x² प्लस 2x प्लस 3, ये एक बीजगणितीय फलन है। या ऐसे हम ले सकते हैं sin x, ये एक त्रिकोणमितीय फलन है। तो संख्या हो या फलन हो, इन दोनों में से कोई हो, चाहे दोनों मिक्स करके हो, उनके एक आयताकार क्रम विन्यास को हम लोग क्या कहते हैं, अवयव। आयताकार क्रम विन्यास को कहेंगे अवयव। अब अवयव को किस तरीका से दर्शाया जाता है ये देखना है हम लोगों को। यहाँ पर इसे बड़े या छोटे कोष्टक, इसे बड़े या छोटे कोष्टक जिसको ब्रैकेट कहते हैं, या ये डबल लाइन वाले ब्रैकेट की सहायता से लिखा जाता है। यानी कि जो अवयव है, अवयव को हम लोग बड़े ब्रैकेट कहें या छोटे ब्रैकेट या ये डबल लाइन वाला ब्रैकेट की सहायता से लिखा जाता है। सबसे पहला बात कि जो अवयव होता है वो संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। संख्या को ऐसे सजाते जाएं और एक आयत बना दे, उसी को हम लोग कहेंगे अवयव। या फलन को भी सजाते जाएं ऐसे क्रम से और एक आयत का शेप बना दे, उसी को कहेंगे अवयव। अवयव को लिखने के लिए हमारे पास 3 तरीका यहाँ पर उपलब्ध है। सबसे पहला कि बड़ा ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जैसे देखिए हुआ यहाँ संख्या 1 2 3, 3 को संख्या इधर सजाएं, फिर इसके बाद 7 8 9, तो इन संख्याओं को एक आयताकार क्रम विन्यास जो बन रहा है इसी को क्या कहते हैं, अवयव। अब इस अवयव को बड़े ब्रैकेट की सहायता से लिखें, यहाँ पर छोटे ब्रैकेट की सहायता से लिखें और यहाँ पर ये डबल लाइनिंग वाली ब्रैकेट की सहायता से लिखे हैं। तो यहाँ देखिए ये संख्या है, इनको हम किस प्रकार सजाए हैं, एक आयत के रूप में। अगर इन संख्याओं को ऐसे हम क्रम देखें तो एक आयत बन रहा है, तो इसी को कहते हैं अवयव। संख्या की जगह और क्या हो सकता है, फलन भी हो सकता है। फलन के बारे में बताएं। तो अवयव समझ में आया, अवयव को कैसे दिखाते हैं ये भी समझ में आया। इसके बाद अवयव के अंदर ये जो संख्याएं उपस्थित होती है, संख्या के जगह फलन भी आ सकते हैं। हम एक फलन वाला बनाकर यहाँ दिखा देते हैं, ये भी एक अवयव ही कहलाएगा। जैसे sin x, cos x, फिर यहाँ ले लेते हैं माइनस cos x, फिर यहाँ ले लेते हैं sin x। तो ये त्रिकोणमितीय फलन है, इनको भी हम सजाएं तो एक आयत बना। तो ये आयताकार क्रम विन्यास जो है ना, आयताकार क्रम सजावट है संख्या या फलन का, उसी को हम लोग कहते हैं अवयव। अभी बड़े वाले ब्रैकेट की सहायता से इसको हम लिखे हैं, चाहे तो छोटे वाले ब्रैकेट की सहायता से भी लिख सकते हैं इसी चीज को, छोटे वाले ब्रैकेट की सहायता से, या इसको चाहे तो हम डबल लाइनिंग की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इन अवयवों के अंदर जो संख्या होता है, जैसे 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, इन संख्याओं को, चाहे संख्या की जगह फलन आ सकते हैं, तो इन संख्याओं या फलनों को हम अवयव की अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। स्टार्टिंग से इस लाइन को पढ़ते हैं। अवयव में उपस्थित संख्याओं या फलनों को, या तो संख्या हो सकता है इसके अंदर, नहीं तो इसके अंदर क्या हो सकता है, फलन हो सकता है। तो इनको हम अवयव के अवयव या प्रविष्टियां, जिसको अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं। अवयव के अंदर जो संख्या होंगे या जो फलन होंगे उनको हम अवयव की अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं, अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं। यानी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स के, इस अवयव के अवयव जिनके द्वारा ये अवयव बना है। तो 3 बात यहां समझे कि अवयव होता क्या है, अवयव को हम दर्शाते कैसे हैं, फिर अवयव के अंदर जो संख्या होता है या जो फलन होता है उसको हम अवयव का अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। अंग्रेजी में इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरा लाइन में पढ़ते हैं, अवयव को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी अवयव को व्यक्त करना होगा तो हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। जैसे अवयव a = 2 3 4 5, ये एक अवयव है, इसको हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर द्वारा व्यक्त करें
बड़े वाले लेटर से यानी ए से। एक और यहाँ अवयव लिए हैं और इसके अंदर देखिए हम एक फलन लिखे हुए हैं, त्रिकोणमितीय फलन। ये अवयव है, इसको हम किसके द्वारा दर्शा रहे हैं? बी के द्वारा। और कौन सा बी है? वह कैपिटल बी। तो यहाँ से 4 टॉपिक क्लियर हुआ। सबसे पहला बात कि अवयव होता क्या है, अवयव को कैसे दर्शाया जाता है, अवयव के अंदर जो संख्या होता है या जो फलन होता है उनको हम क्या कहते हैं। इसके बाद अवयव को अंग्रेजी के बड़े लेटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, आते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। यहां पर है पंक्ति। अगला टॉपिक है पंक्ति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रो। देखिए वह अवयव के क्षैतिज कतार को पंक्ति कहते हैं। एक ये अवयव ले लिए, इस अवयव में जो क्षैतिज कतार है, हम आपको क्षैतिज कतार एक दिखा रहे हैं यहां पर। ये जो कतार बन रहा है इसको हम कहेंगे क्षैतिज कतार। तो इस क्षैतिज कतार को कहा जाता है पंक्ति। फिर इसके नीचे जस्ट एक और क्षैतिज कतार बन रहा है, इसको भी कहते हैं पंक्ति। अंग्रेजी में कहते हैं इसको रो। तो इसमें कुल 2 पंक्ति हुआ, एक ये पहला पंक्ति, फिर इसके जस्ट नीचे एक ये दूसरा पंक्ति। तो पंक्ति को अंग्रेजी में रो कहते हैं और पहला पंक्ति को दिखाने का तरीका होगा R1 और दूसरे पंक्ति को दिखाने का तरीका होगा R2। इसमें जितने भी पंक्ति होंगे, जैसे इसमें 2 पंक्ति है तो पहला पंक्ति को कहेंगे R1, दूसरा पंक्ति को कहेंगे R2। और पंक्ति किसे कहेंगे? तो इस अवयव के अंदर, ये जो अवयव दिया है इसके अंदर जो क्षैतिज कतार बन रहा है, जैसे 4, 5, 6, ये सब के थ्रू एक क्षैतिज कतार बन रहा है, इसको हम कहते हैं पंक्ति। फिर एक और कतार बन रहा है 7, 8, 9, इस प्रकार से चल रहा है। तो 2 कतारें बन रही है, इसको हम लोग कहेंगे पंक्ति। जो पहला कतार बन रहा है उसको कहेंगे पहली पंक्ति और जो दूसरा कतार बन रहा है उसको कहेंगे दूसरी पंक्ति। यहाँ पर लिख देते हैं, इसको कहेंगे हम लोग R1, इसको कहेंगे हम लोग R2। इसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्तंभ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉलम। स्तंभ क्या होता है तो पढ़ते हैं, अवयव के ऊर्ध्वाधर कतार को स्तंभ कहते हैं। अब ऊर्ध्वाधर कतार हुआ जो इस प्रकार से ऊपर नीचे की जो लाइनिंग होते हैं उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर। तो जो ऊर्ध्वाधर कतार होगा उसको कहेंगे स्तंभ। तो इसमें एक ये ऊर्ध्वाधर कतार है, उसके बाद एक ये ऊर्ध्वाधर कतार है, उसके बाद एक ये ऊर्ध्वाधर कतार है। तो टोटल ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर नीचे कितने कतार है? 3। तो जो पहला कतार है इसको कहेंगे C1, जो दूसरा कतार है इसको कहेंगे C2 और जो तीसरा कतार है इसको कहेंगे C3। तो अवयव से संबंधित ये 2 पॉइंट था। पहला पॉइंट की पंक्ति क्या होता है, दूसरा की स्तंभ क्या होता है। तो जो इस प्रकार से क्षैतिज कतारें रहेंगी, क्षैतिज, उनको कहेंगे पंक्ति, जो भी क्षैतिज कतार हो, और जो इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर कतारें हो उनको हम कहेंगे स्तंभ। तो इसमें 3 स्तंभ हो गए, इसमें 2 पंक्ति हो गई। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है अवयव की कोटि। अवयव की कोटि क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये किस ऑर्डर में, किस कोटि में ये मैट्रिक्स बनाया गया है। तो यदि किसी अवयव में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो तो उस अवयव की कोटि m/n होगी। मान लेते हैं कि कोई एक अवयव ले लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर यह ले लिए अवयव a, एक यहाँ पर अवयव बनाया गया के लिए अवयव की कोटि हमको ज्ञात करनी है। तो इस अवयव में कितने पंक्ति है गिन कर देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पहला पंक्ति जिसको R1 कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा दूसरा पंक्ति जिसको R2 कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा तीसरा पंक्ति जिसको R3 कहेंगे। अब स्तंभ की बात करते हैं कि इसमें स्तंभ कितने हैं। तो स्तंभ आते हैं, ये हो जाएगा पहला स्तंभ जिसको C1 कहेंगे, ये हो जाएगा दूसरा स्तंभ जिसको C2 कहेंगे, ये हो जाएगा तीसरा स्तंभ जिसको C3 कहेंगे और ये हो जाएगा चौथा स्तंभ जिसको C4 कहेंगे। तो इस अवयव के अंदर 3 पंक्ति हैं ऐसे और 4 स्तंभ हैं। तो डेफिनेशन बताता है कि किसी अवयव में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो तो उसका कोटि होगा m/n। इसको बाई पढ़ते हैं, वह कोटि कभी भी ऐसे पढ़ा जाता है m/n, गुणा मल्टीप्लिकेशन ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। इस अवयव में कितने पंक्ति हैं? 3। तो 3 बाई कितने स्तंभ है वह? 4, तो हो जाएगा 3/4। इस अवयव की कोटि पूछा गया था तो इस अवयव की कोटि हम क्या बताएंगे? 3/4 यानी 3/4। अब एक और बात, तथा इसे m/n कोटि का अवयव या सिर्फ m/n अवयव कहते हैं। ये जो अवयव है इसका हम नाम कहें तो इसको कहेंगे 3/4 का अवयव या 3/4 कोटि का अवयव। कोटि लगा सकते हैं, इसके बाद कोटि नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि किसी अवयव में जितने पंक्ति होंगे तथा जितने स्तंभ होंगे उनको इस प्रकार से लिख देना है और पढ़ने का तरीका है
3/4, इसको बाई पढ़ा जाता है। तो जितने पंक्ति होंगे, एग्जांपल में हम डेफिनेशन बनाए कि m पंक्ति n स्तंभ, तो उसका कोटि होगा m/n। यहाँ पर 3 पंक्ति 4 स्तंभ, तो 3/4। अगर किसी अवयव लेते हैं जिसमें 5 पंक्ति हो और 6 स्तंभ हो, तो उसका कोटि होगा 5/6। जितने पंक्ति होगा और जितने स्तंभ होगा बाई के थ्रू ऐसे लगा देना है। तो ये हो गया अवयव की कोटि। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब अवयवों के प्रकार, मतलब ये जो हम अवयव पढ़े हैं इनके प्रकार कितना होता है। तो ये टोटल प्रकार है 7। पहला है स्तंभ अवयव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा का है पंक्ति अवयव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रो मैट्रिक्स। तीसरा का है वर्ग अवयव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा है विकर्ण अवयव, जिसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। पांचवा है अदिश अवयव, जिसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। छठा है तत्समक अवयव, जिसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सातवां है शून्य अवयव, जिसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। ये सभी अवयवों के प्रकार है। अवयव अलग अलग प्रकार के होते हैं उनके शेप के आधार पर। जैसे कोई अवयव इस प्रकार से हो जाए बहुत लंबा, तो इस प्रकार से हो जाए ऊर्ध्वाधर, चाहे कोई ऐसे भी हो जाए बराबर, तो इनके शेप के आधार पर अवयव ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुल अवयवों का प्रकार यहाँ पर कितना मेंशन किया गया है? 7। इन 7 प्रकार के अवयवों को हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से करके। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं हुआ 1 नंबर पर स्तंभ अवयव। कि स्तंभ अवयव होता क्या है पढ़ते हैं। वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ कैसे बताएं? ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या कहते हैं? स्तंभ। तो ऐसा अवयव चुनना है जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर 1 2 3 और ऐसे हम एक अवयव बना दे। इस अवयव को क्या कहेंगे? वह स्तंभ अवयव, क्योंकि इसमें स्तंभ एक एक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं यहां से, sin x cos x फिर माइनस sin x। इसमें स्तंभ कितने हैं? वह एक। तो वैसा अवयव जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो उसे हम लोग कहेंगे स्तंभ अवयव। कहें तो जिसमें सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर लाइन हो ऐसे, उसको कहेंगे हम लोग स्तंभ अवयव। पंक्ति कितना हो सकता है? ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, और चाहे तो हो सकता है पंक्ति कितना हो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये सिर्फ एक होना चाहिए, एगो लाइन होना चाहिए। एगो लाइन में जितना संख्या लिखना है या जितना फलन लिखना है लिख सकते हैं, वो कहलाएगा स्तंभ अवयव। कब? जब सिर्फ उसमें एक ही स्तंभ होगा, यानी एक ही ऊर्ध्वाधर लाइन होगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब है पंक्ति अवयव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रो मैट्रिक्स। यानी वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। इसके पहले पढ़े स्तंभ, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। अभी पढ़ रहे पंक्ति, तो जिसमें केवल एक पंक्ति हो। मतलब जिस प्रकार का हेडिंग है उस टाइप का डेफिनेशन। हमको चाहिए स्तंभ अवयव, तो एगो स्तंभ होना चाहिए। हमको चाहिए पंक्ति अवयव, तो एगो पंक्ति होना चाहिए। पंक्ति कैसे होता है? वो इस प्रकार के जो क्षैतिज कतार होता है उसको क्या कहते हैं? पंक्ति। इसमें संख्या लिख सकते हैं 1 2 3 और इसको घेर दिए, क्योंकि वह अवयव को हम लोग दिखाते हैं इसे बड़े ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट या डबल लाइन। अधिकांशतः केस में बड़े ब्रैकेट से ही अवयव को दिखाया जाता है। तो इसमें कितने पंक्ति है? सिर्फ एगो पंक्ति, एगो क्षैतिज कतार है, तो इसको हम लोग कहेंगे पंक्ति स्तंभ। और भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए sin x tan x cot x। तो इसमें कितने पंक्ति हैं? सिर्फ एक पंक्ति है, तो इसको क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव। इसमें स्तंभ कितना हो सकता है? जैसे एक ऊर्ध्वाधर लाइन, दो ऊर्ध्वाधर लाइन, 3 ऊर्ध्वाधर लाइन, तो ये स्तंभ कितना हो कोई दिक्कत नहीं है, पंक्ति सिर्फ एक होना चाहिए, तो इसको हम लोग कहेंगे पंक्ति अवयव। नेक्स्ट है हमारा वर्ग अवयव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वह अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो। वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान। मतलब जितना पंक्ति, जितना ऐसे क्षैतिज कतार होना चाहिए, जितना ऐसे क्षैतिज कतार होना चाहिए, वैसे ही उतना ही ऊर्ध्वाधर कतार होना चाहिए। तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग कहेंगे वर्ग अवयव। नेक्स्ट क्या है? वर्ग अवयव को सिर्फ m कोटि या सिर्फ n कोटि का वर्ग अवयव भी कहते हैं। सिर्फ m कोटि का वर्ग अवयव कहें, चाहे सिर्फ n कोटि का वर्ग अवयव कहें, इसमें वह दोनों तो समान होगा। m बताता है किसकी संख्या? पंक्ति की संख्या। n बताता है स्तंभ की संख्या। तो वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होंगे, तो यानी m और n भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका एक एग्जांपल हम लेकर देख सकते हैं। एक अवयव a मानते हैं, यहाँ पर देखिए 2 4 6 8। इस अवयव में कितने पंक्ति हैं? ये पहला पंक्ति हो गया जिसको R1 से भी दिखा सकते हैं, ये दूसरा पंक्ति हो गया जिसको R2 से दिखा सकते हैं। यानी इसमें 2 पंक्ति है। और स्तंभ की बात करें तो इसमें कितने स्तंभ है? तो ये पहला स्तंभ हो जाएगा जिसको C1 से दिखाएंगे, ये दूसरा स्तंभ हो जाएगा जिसको C2 से दिखाएंगे। तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, यानी जितने पंक्ति की संख्या उतना ही स्तंभ की संख्या। तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग कहेंगे वर्ग अवयव। और देखने में भी वर्ग लग रहा है। वर्ग की डेफिनेशन क्या होता है भाई? जितना लंबाई उतना ही चौड़ाई।
यानी जितना इधर वाला भुजा उतना इधर वाला भुजा, तो जितना इधर संख्या उतना इधर संख्या, मतलब जितना पंक्ति उतना ही स्तंभ। तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग कहेंगे वर्ग अवयव। नेक्स्ट देखते हुआ, अगर हम एक 3x3 कोटि का वर्ग अवयव बनाते, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसमें पंक्ति कितना है गिन कर देख लीजिए। ये पहला पंक्ति R1 से दिखाएंगे, दूसरा पंक्ति R2 से दिखाएंगे, तीसरा पंक्ति R3 से दिखाएंगे। अब आते हैं, अब पंक्ति तो नहीं, अब स्तंभ गिनते हैं। ये पहला स्तंभ C1 से दिखाएंगे, ये दूसरा स्तंभ C2 से दिखाएंगे, ये तीसरा स्तंभ इसको C3 से दिखाएंगे। मतलब 3 गो पंक्ति, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, 3 गो पंक्ति, 3 गो स्तंभ है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग वर्ग अवयव कहेंगे। ये 3x3 का वर्ग अवयव है। यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं 3x3 कोटि का अवयव, या सिर्फ 3x3 अवयव, या फिर कह सकते हैं 3 कोटि का वर्ग अवयव। 3 कोटि का वर्ग अवयव, यानी कि इस वर्ग अवयव को 3 तरीका से पढ़ा जा सकता है। पहला तरीका है कि 3x3 कोटि का अवयव कहें, ये तो सब में कहते हैं m/n कोटि का अवयव, या 3x3 अवयव। ये खाली जब वर्ग बोलना हो तो खाली कह सकते हैं 3 कोटि का वर्ग अवयव। 3 कोटि का कह दिया गया, इसका मतलब वर्ग अवयव है तो 3 गो पंक्ति होगा और 3 गो स्तंभ भी होगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा हुआ, यदि एक एग्जांपल लिया है a बराबर aij। अब ऐसा देखिए, अवयव के जो एलिमेंट होते हैं ना, इनको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। आगे हम आप लोगों को बताएंगे यहाँ पर कि aij m/n, मतलब कोई एक अवयव है m/n, एक वर्ग अवयव है यदि, ये जो दिया गया अवयव है ये वर्ग अवयव है यदि क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव का डेफिनेशन है कि जितना उसमें पंक्ति हो उतना ही उसमें स्तंभ हो, और पंक्ति की संख्या को दिखाया जाता है m से और स्तंभ की संख्या को दिखाया जाता है n से, यानी कि m बराबर n होना चाहिए, तभी कोई अवयव वर्ग अवयव होगा। m बताता है पंक्ति की संख्या, n बताता है स्तंभ की संख्या, यानी कि पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी ये दिया गया अवयव वर्ग अवयव होगा। और ये क्वेश्चन मतलब कि बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार ही पूछा गया ऑब्जेक्टिव में ही, सेम ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट है बात कि विकर्ण अवयव किसे कहते हैं। देखिए हम लोग अवयव तो पढ़े जिसको एलिमेंट्स कहते हैं, एक इसका हिंदी और नाम है प्रविष्टि कहते हैं, इसको अवयव कहें प्रविष्टि कहें, अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहें। तो जो अवयव होता है उसके अंदर जितने भी संख्या उपस्थित होते हैं ना, उन सभी संख्याओं को हम अवयव या प्रविष्टि कहते हैं, या जितने फलन उपलब्ध होंगे उनको हम उस अवयव का अवयव या प्रविष्टि कहेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, स्पेशल लिखा है कि विकर्ण अवयव, कि विकर्ण अवयव होते क्या है, जिसको डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। यदि n कोटि का एक वर्ग अवयव है, कितने कोटि का हुआ, n कोटि का, वर्ग अवयव में सिर्फ एक ही अंक बोल सकते हैं n कोटि का या m कोटि का। ये n कोटि का एक वर्ग अवयव है तो उसके a11 a22 a33 डैश डैश ann अवयवों को उस अवयव के विकर्ण अवयव कहते हैं। अब आइए एक n/n कोटि का हम अवयव बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो अवयव लिखाएगा ये a से दिखा रहे हैं, ये पहला पंक्ति में पड़ेगा और पहला स्तंभ में पड़ेगा, तो इसको हम दिखाएंगे a11 से। पहले वाला जो संख्या है वो पंक्ति बताता है, बाद वाला जो संख्या है वो स्तंभ बताता है। ये देखिए यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचे तो पहला पंक्ति कहलाएगा, यहाँ से एक लाइन खींचे तो पहला स्तंभ कहलाएगा। इधर वाला जो भी लाइन होता है वो स्तंभ होता है, इधर वाला जो भी लाइन होता है वो पंक्ति होता है। ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ में पड़ेगा। फिर यहाँ पर अगर कोई हम एलिमेंट लिख रहे हैं तो वो पंक्ति पहले होगा लेकिन स्तंभ बदल गया, लाइन बदल गया, ये ऊर्ध्वाधर पहला लाइन था, ये दूसरा लाइन, a12 हो जाएगा। यहाँ पर लिखे हम a, पंक्ति इसका वही रहेगा लेकिन स्तंभ बदल जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा और दूर चले जाते हुए आगे लिखते हैं, इसमें a13 ये है, आगे डैश डैश दे करके a, पंक्ति तो पहला ही रहेगा तो 1 लिखाएगा, पहले पंक्ति लिखाता है फिर बाद में स्तंभ लिखाता है। अब हमारा स्तंभ करना पड़ेगा n, अब इसको घेर देते हैं। फिर आते हैं a, अब पंक्ति पहला में लिखा गया, ये पहला पंक्ति है, इसको r1 भी कह सकते हैं। अब हम दूसरा पंक्ति में लिख रहे हैं तो लिखेंगे पहले 2, ऊर्ध्वाधर लाइन पहले का है यानी कि स्तंभ पहले का है तो लिखेंगे a21। फिर यहाँ से लिखेंगे a, पंक्ति तो दूसर के है ना, अभी इसमें जितना बार लिखते जाएंगे ये क्या कहलाएगा r2। अब यहाँ से ये पहला स्तंभ था, अब ये दूसरा स्तंभ है यानी दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसके बाद कहेंगे a23, पंक्ति दूसर के है लेकिन स्तंभ तीसर का हो गया तो 2 3, डैश डैश करते करते लास्ट में जाए, पंक्ति तो होगा दूसर का ही लेकिन स्तंभ बदल गया, कितना, nवां स्तंभ, क्योंकि हमको इसमें स्तंभ n रखना है और पंक्ति की संख्या भी n रखना है, क्योंकि n कोटि का वर्ग अवयव है, मतलब जितना पंक्ति उतना ही स्तंभ। अब आते हैं यहाँ लिखते हैं a3, मतलब तीसरा पंक्ति स्टार्ट हो गया तो पहले 3 लिख दिए। स्तंभ कौन है, पहले के है a31, इसके बाद a32, क्योंकि पंक्ति तीसर का है स्तंभ दूसर का है, यहाँ पर लिखेंगे a3 3 3।
यहाँ पर पंक्ति तीसरा स्तंभ तीसरा डैश डैश देकर लास्ट में लिखे A3N, मतलब पंक्ति तीसरा हो गया, स्तंभ कौन है, एनवा हो गया। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, डैश 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 के बाद लास्ट में एनवा स्तंभ। अब आते हुए ये हो गया पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। अब डैश डैश दे देते हैं एक बार, हम लिखेंगे लास्ट में एनवा पंक्ति, तो लिखेंगे AN। पहले पंक्ति लिखा था, फिर स्तंभ। तो स्तंभ कौन है भाई, लाइन कौन है, पहले ही ऊर्ध्वाधर लाइन N1। इसके बाद N2 पंक्ति दूसरे है, सॉरी पंक्ति एनवा है, क्योंकि पंक्ति एनवा हम चल गए सबसे लास्ट में, स्तंभ कौन है, दूसरा है। फिर AN3 पंक्ति एनवा है, स्तंभ तीसरा है। ऐसे डैश डैश करते करते एक ही बार लास्ट में पहुंच जाते हैं यहाँ पर, लिखेंगे इसको क्या हुआ, ANN, क्योंकि ये पंक्ति एनवा चल रहा है, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, इसका भी नाम लिख देते हैं, ये है तीसरा पंक्ति, और डैश डैश करके एक बार लास्ट में एनवा पंक्ति। एक बार ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, एक ही बार लास्ट में एनवा स्तंभ। तो इसका एलिमेंट का नाम रखाएगा ANN। ये सब एलिमेंट का नामकरण है, जो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ पे पढ़ते हैं उनको कहते हैं A11। पहले उनका पंक्ति बताया जाता है, फिर उनका स्तंभ बताया जाता है। तो देखिए वह इस केस में यहां से हम आप लोग को कुछ दिखा रहे हैं, A11, फिर A22, फिर A33, फिर ANN, इनको हम मार्क कर रहे हैं। देखिए ये इस प्रकार से ये जो एलिमेंट हमको मिल रहे हैं A11, A22, A33, ANN, ये एक वर्ग बनाए, चाहे एक आयत बनाए, तो इसे विकर्ण खींचते हैं ना, विकर्ण पे पढ़ रहे हैं ना, इसलिए इस प्रकार के एलिमेंट यानी इस प्रकार के अवयव को हम लोग कहते हैं विकर्ण अवयव। यानी कि आव्यूह एक बनाएंगे और आव्यूह में इस प्रकार से विकर्ण खींचेंगे, इधर से कोई विकर्ण नहीं खींचाता है आव्यूह में, ये आयत नहीं है, ये वर्ग नहीं है, हम लोग उस प्रकार का रूप दिए हैं इसका। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक विकर्ण खींचेंगे वो इधर से, और इस पर जो जो अवयव पड़ेंगे वही अवयव विकर्ण अवयव कहलाएंगे। जैसे कौन पढ़ रहा है, A11, A22, A33, ऐसे ही आगे जाएंगे तो A44, A55, लास्ट में ANN, क्योंकि हमारा N कोटि का वर्ग अवयव है। विकर्ण अवयव समझ में आया कि एक अवयव बनाएंगे और इस प्रकार से विकर्ण खींचेंगे, और उस पर जो जो भी अवयव यानी जिसको एलिमेंट कहते हैं, जो जो भी अवयव पड़ेगा उसको हम लोग कहेंगे विकर्ण अवयव यानी डायगोनल एलिमेंट्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विकर्ण अवयव। इसके पहले पढ़े विकर्ण अवयव, अवयव कहते हैं जो अवयव के अंदर संख्या होता है, चाहे जो फलन होता है उसको अवयव कहते हैं। अभी हमको पढ़ना है विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव किसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वह वर्ग अवयव, सबसे पहला बात कि वर्ग अवयव होना चाहिए। वर्ग अवयव की खासियत क्या है कि जितना पंक्ति उतना ही स्तंभ, उसको कहेंगे वर्ग अवयव। तो वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयवों के अलावा बाकी अन्य अवयव शून्य हो, बाकी सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ग अवयव बना लेते हैं। वर्ग अवयव की खासियत क्या है कि जितना पंक्ति उतना ही स्तंभ। देखो बुआ, यहाँ पर हम 4 अवयव लिखने के लिए जगह बनाए, तो 2 पंक्ति हो गया और 2 स्तंभ, इसको वर्ग अवयव कहेंगे, क्योंकि 2 पंक्ति 2 स्तंभ। अब देखो बुआ, इसमें कह रहा है कि वैसा वर्ग अवयव, तो वर्ग अवयव ले लिए जिसमें विकर्ण के अवयवों के अलावा, इसे विकर्ण कैसे खींचेंगे, इस प्रकार से, विकर्ण इस प्रकार से। तो विकर्ण के अवयवों के अलावा बाकी सभी अवयव, तो बाकी 2 ये बच रहा है, क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जैसे यहाँ 0, यहाँ 0। अब यहाँ कुछ भी एलिमेंट होगा, जैसे हम लिख देते हैं 1, 2, तो इस अवयव को हम लोग कहेंगे विकर्ण अवयव। तो वैसा वर्ग अवयव, सबसे पहले वर्ग अवयव लेना है और उसमें विकर्ण से ही सिर्फ अवयव होने चाहिए और बाकी के सभी अवयव क्या हो, शून्य, तो उसे हम कहेंगे विकर्ण अवयव। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3/3 का। 1, 2, 3 को जगह बना दिए यहाँ पर लिखने के लिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये 3/3 का एक वर्ग अवयव हो गया। तो वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा, तो विकर्ण खींच दो, ये हो गया विकर्ण। अब विकर्ण के अवयव होना चाहिए, अब बाकी सभी शून्य, तो यहाँ पर लिख देते हैं जैसे 2, 4, 6, अब बाकी सब क्या हो जाए, शून्य, ये भी 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 शून्य। तो विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव के अलावा बाकी सभी अवयव शून्य हो जाए, तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग कहेंगे विकर्ण अवयव। है समझ में। नेक्स्ट है वह अदिश अवयव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये अदिश अवयव क्या होता है, पढ़ते हैं। तो वह विकर्ण अवयव, अब इसमें चर्चा हो गया पहले ही, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव जैसे ही सुनोगा वैसे ही दिमाग में आना चाहिए कि विकर्ण पे कुछ संख्या चाहे कुछ फलन होना चाहिए, बाकी सभी इसके साइड साइड क्या होना चाहिए, शून्य यानी 0। तो वैसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो, विकर्ण अवयव तो होना ही चाहिए। एक अवयव बनाते हैं यहाँ पर, देखिए 1, 2, 3, 4,
ये वर्ग अवयव हो गया। यहाँ पर कुछ होना चाहिए विकर्ण पे, विकर्ण ये होगा वह, इसको क्या कहेंगे विकर्ण। अब बाकी सब शून्य हो गया, तो यहाँ पे कोई संख्या होना चाहिए, इसको विकर्ण कहेंगे। अब उसमें भी कह रहे हैं कि वैसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अवयव यानी कि यहाँ पर ये दोनों अवयव, यहाँ वाले अवयव और यहाँ वाले अवयव समान हो। जैसे यहाँ 5 हो गया तो यहाँ भी होना चाहिए 5, अगर यहाँ 6 हो गया तो यहाँ भी होना चाहिए 6, यहाँ 10 हो गया तो यहाँ भी होना चाहिए 10, यानी कि विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए समान। तो उसको हम लोग कहेंगे अदिश अवयव या अंग्रेजी में स्केलर मैट्रिक्स। एक और बना के दिखा रहे हैं तुम लोगों को 3x3 का, एक और अवयव ले लेते हैं 3x3 का। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 गो पंक्ति हो गया, 2 गो एगो नीचे, 3 गो स्तंभ हो गया, 2 गो और एगो ये 3 गो स्तंभ, 3 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ वर्ग हो गया। अब विकर्ण वाले अवयव को पहले छांट लेते हैं, ये सभी विकर्ण वाले अवयव हो गए। इनके अलावा बाकी सभी शून्य, यानी ये भी 0, 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 तो ये हो जाएगा विकर्ण। और वैसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अवयव क्या हो समान, जैसे कि अगर यहाँ लिख दिए √3 तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा √3, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा √3। तो इस प्रकार के अवयव को हम कहेंगे अदिश अवयव। नेक्स्ट आगे टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है तत्समक अवयव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ते हैं। वह विकर्ण अवयव, इसमें भी आ गया हुआ कि सबसे पहले ही कि कैसा अवयव होना चाहिए विकर्ण अवयव, यानी वह विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव सिर्फ और सिर्फ एक होने चाहिए। मतलब ऐसा विकर्ण अवयव लेना है जिसके विकर्ण पर के जो भी अवयव होंगे वो सिर्फ एक एक एक। सबसे पहला बात कि विकर्ण क्या है, तो विकर्ण ऐसे चलेगा, अगर उस पर एलिमेंट है, उस पर अवयव है, अब बाकी सभी 0 हैं तो उसको कहेंगे विकर्ण अवयव। अगर विकर्ण पे अवयव है बाकी सभी 0 हैं और वो एक समान है, जैसे 5 5 5 6 6 6 2 2 2 √3 √3, तो इसको हम लोग कहेंगे अदिश अवयव। अब इसमें भी कह रहा है कि जो विकर्ण वाले अवयव हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक होने चाहिए, तो इस प्रकार के अवयव को हम कहेंगे क्या हुआ आइडेंटिटी, यानी अंग्रेजी में आइडेंटिटी कहेंगे या तत्समक अवयव कहेंगे। अब लिखते हैं इसको, जैसे देखिए 1 2 3 4, ये 2x2 का हो गया अवयव, कितने बाई कितने का हुआ 2x2 का वर्ग अवयव। अब इसके विकर्ण के एलिमेंट कौन कौन है, ये सभी, तो इन पे सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए एक, यानी यहाँ भी एक तो यहाँ भी एक, अब बाकी सभी होना चाहिए 0, तभी ना होगा ये विकर्ण अवयव। तो वैसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण पे सिर्फ क्या हो एक, उसको हम कहेंगे तत्समक अवयव। एक और ले लेते हैं अलग अवयव बी 3x3 का, इसके विकर्ण पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3x3 का हो गया ये। तो विकर्ण वाले एलिमेंट इसको रख लेते हैं, इसके अलावा बाकी सभी को 0 बना देते हैं, 0 0 0 0 0 0, ये विकर्ण अवयव बनेगा जरूर। और विकर्ण के जो भी अवयव है, देखिए वह विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए एक, यानी यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग कहेंगे तत्समक अवयव। इस प्रकार के अवयव को क्या कहेंगे तत्समक अवयव। देखिए सबसे पहले पढ़े हम लोग क्या हुआ स्तंभ अवयव, जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो। उसके बाद पढ़े पंक्ति अवयव, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, उसे कहेंगे पंक्ति अवयव। इसके बाद हम पढ़े वर्ग अवयव, मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो बराबर हो। इसके बाद पढ़े कि विकर्ण के एलिमेंट क्या होंगे, इस प्रकार से जो विकर्ण खींचेंगे उस पे जितने भी एलिमेंट पढ़े उसको कह रहे हैं विकर्ण एलिमेंट, यानी विकर्ण अवयव। इसके बाद विकर्ण पे सिर्फ अवयव होगा, बाकी उसके ऊपर नीचे सब क्या होंगे 0, तो विकर्ण अवयव कहलाएगा। अगर जो विकर्ण पे अवयव है वो एक समान है, जैसे √3 √3 √3 5 5 5 10 10 10, तो उसको हम लोग कहेंगे अदिश अवयव। इसके बाद यदि विकर्ण पर के अवयव सिर्फ और सिर्फ क्या हो एक हो, तो उसको कहेंगे तत्समक अवयव। नेक्स्ट टॉपिक शून्य अवयव, 0 मैट्रिक्स। वह अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहेंगे। इसे रिक्त अवयव भी कहते हैं। शून्य अवयव को क्या कहते हैं रिक्त अवयव भी कहते हैं। इसे सामान्यतः ओ द्वारा सूचित किया जाता है। इसको सामान्यतः हम लोग किससे सूचित करते हैं ओ द्वारा सूचित करते हैं। जैसे पिछला वाला हुआ तत्समक अवयव को हम लोग इसे सामान्यतः किससे सूचित करते हैं आई द्वारा निरूपित किया जाता है। तत्समक के लिए एक फिक्स है आई और शून्य के लिए एक फिक्स है आई। बाकी सभी उधर जितने भी पढ़े अवयव उसके लिए कुछ भी लिख सकते हैं ए बी सी डी जो इच्छा हो, लेकिन कहीं तत्समक आता है उसके लिए आई से सूचित करेंगे। इसके बाद ये शून्य आता है उसको ओ से सूचित करेंगे। इसमें देख लीजिए ये ए ना मान करके यहाँ ज्यादा उचित रहता है कि क्या माना जाएगा आई, इसको भी बी ना मान करके ज्यादा उचित रहता है क्या माना जाता है आई, क्योंकि ये सभी कैसा अवयव हैं तत्समक। तो अब कभी भी तत्समक को मानना होगा तो आई बराबर ही माना जाएगा। शून्य अवयव में पढ़ रहे हैं कि वैसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो शून्य हो। जैसे इसको ओ से सूचित करते हैं तो ओ बराबर 0 0 0 0, ये कैसा अवयव हो गया शून्य अवयव। 3/3 का ले लेते हैं ओ बराबर
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/3 का ये कैसा हो गया शून्य अवयव। ऐसे भी हो सकता है 0 0 0 ये भी शून्य अवयव है। शून्य अवयव कितना बाई कितना का भी हो सकता है, इसमें जरूरी नहीं है कि ये वर्ग अवयव हो। जैसे ये पंक्ति अवयव स्तंभ अवयव भी हो सकता है। O बराबर 0 0 0 ये सभी क्या है शून्य अवयव, यानी वैसा अवयव जिसके प्रत्येक एलिमेंट यानी प्रत्येक अवयव के अंदर जो भी संख्या है जो भी फलन है वो क्या होना चाहिए शून्य होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे शून्य अवयव। यहाँ पर अवयवों का प्रकार समाप्त होता है, टोटल 7 प्रकार के होते हैं अवयव। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, जो कि हुआ यदि m/n कोटि के अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है जो अवयव a b c डैश 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 इत्यादि से बनाए गए हो। एक ये टॉपिक है, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए जो कि इन संख्याओं से इन अवयवों से मिलकर बनाया गया हो। तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, अवयवों की संख्या बराबर कुल अवयवों की संख्या का होल पावर m गुना n। यहां पर गुना करना है कि कितने कोटि के हमको अवयव बनाना है। जैसे एक और क्वेश्चन भी लेकर इसको समझते हैं, 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। मतलब हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3/3 कितना का हुआ 3/3 के अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जो 0 या 1 की मदद से बनाई जा सकती है। तो देखिए हो सकता है कि हम सब जगह लगा दे 0 0 0, किसी के मदद से ना बनाए थे कि ये अलग अवयव हो सकता है कि हम सब जगह क्या लगा दे 3/3 का होना चाहिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये दूसरा अवयव हो गया। हो सकता है कि हम इस प्रकार से बनाए 0 1 1 0 1 1 0 1 1, तीसरा अवयव हो गया। हो सकता है कि हम ऐसे बनाए 1 1 1 0 0 0 1 1 1, ये एक अलग अवयव है। तो इन दोनों अंकों का प्रयोग करके यानी 0 और 1 का प्रयोग करके हम 3/3 के कितने अवयव बना सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि अवयवों की संख्या बराबर कुल अवयवों की संख्या। तो कुल अवयव कितने हुआ कह रहा है प्रविष्टि, प्रविष्टि को ही क्या कहते हैं अवयव, यानी कुल अवयव है 0 और 1, यानी 2 अवयव है हमारे पास। कितने बाई कितना का बनाना है तो 3/3 का, यानी कुल अवयवों की संख्या 2 है और इसका पावर 3/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 3 3 9 और 2 का पावर 9 करके देखते हुआ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, यानी कि कुल अवयवों की संख्या हो जाएगी 512। यानी हमको अंक मिलना चाहिए, जो अंक होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ए है बी है सी, सेम टाइप का अंक नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी है 0 है 1 है, अब अगर अलग अंक आना चाहिए तो 2 आना चाहिए 3 आना चाहिए, एक जैसा अंक नहीं होना चाहिए। तब ये सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से हम लोग 512 प्रकार के अवयव बना सकते हैं मात्र 2 अंक का प्रयोग करके 0 और 1 का। देख रहे हैं यहाँ पर हम आपके सामने 4 अवयव बनाकर दिखाए हैं और भी बहुत प्रकार के अवयव बन सकते हैं। कितने 512। तो जो इनके अंदर प्रयोग होने वाले संख्या है ना वो अलग अलग टाइप के होना चाहिए, जैसे ए बी है सी है तो आगे डी होना चाहिए, ई होना चाहिए, एफ होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। ये तो इसको गिन लेना है कि टोटल कितने अवयव की संख्या है, यानी कुल अवयवों की संख्या। यहाँ पर 2 था तो 2 लगाएं, अगर उसके लिए बनाना होगा तो 3 रहेगा तो 3 का होल पावर 3 × 3। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका हल यही होगा, सूत्र याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ किसी अवयव के अवयवों को संक्षिप्त रूप में लिखने की विधि। अब कोई अवयव है उसके अवयव को संक्षिप्त रूप में लिखने की विधि, जैसे देखिए ये एक अवयव है ए बराबर, यहां पर अवयव हो जाएगा कुछ भी जिसे मान लेते हैं, तो इसको लिखने की विधि होगा A11, यहां पर जो होगा A12 A13। ऐसा इसलिए लिखते हैं, ये पहले वाला जो संख्या है 1 1 1 ये पंक्ति बताता है, तो ये पहले पंक्ति में तो सब जगह 1 यूज हुआ है। ये पहला स्तंभ में है, दूसरा स्तंभ में, तीसरा स्तंभ में, देखिए स्तंभ की जगह 1 लिखा गया, दूसरा स्तंभ में तो 2 लिखा गया, तीसरा स्तंभ में 3 लिखा गया। फिर इसके बाद A21 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ में है, फिर इसके बाद A22 ये भी दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ में, ये A23 दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ में है, ये A31 पहला पंक्ति कंप्लीट दूसरा पंक्ति कंप्लीट, तीसरा पंक्ति आ गया, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ। ये कौन से जगह पर है तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ लिखेंगे। A33 मतलब तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब इन अवयव के जो अवयव है इनको संक्षिप्त में लिखने का यही तरीका है, A बराबर AIJ, जहां I बताता है पंक्ति को और J बताता है स्तंभ को, मतलब कि ये अवयव किस पंक्ति और किस स्तंभ में है। जैसे एक किसी अवयव की बात करें ये किस पंक्ति में है, देखो ये पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरा पंक्ति, यानी कि दूसरा पंक्ति में पड़ रहा है। अब स्तंभ कौन सा है,
पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ में पड़ रहा है, इसलिए इसका नामकरण हुआ A22 इन दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। किसी एक और को पकड़ते हैं, आज इसके बारे में पकड़ते हैं। तो ये कौन से पंक्ति में, पहले पंक्ति बताया जाता है, पहला दूसरा और ये हो गया तीसरा। तो तीसरा पंक्ति में स्तंभ कौन सा है, 1 2 3 तीसरा, इसको कहेंगे A33। तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ के पास उपस्थित है। अवयव के अवयव को संक्षिप्त में ऐसे लिखा जाता है AIJ, जहां I बताता है उसके पंक्ति को और J बताता है उसके स्तंभ को। एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, अवयव A बराबर, ये जो एक अवयव दिया है यहाँ पर, अवयव A बराबर इतना के लिए अवयव A13 A21 A33 A24 A23 ज्ञात कीजिए। इसको सबसे पहला बात A13 21 33 24 23 ये सब नहीं पढ़ना है, ये एगो पहले वाले जो अंक होते हैं वो पंक्ति को बताते हैं और जो बाद वाले अंक होते हैं वो स्तंभ। यानी जो पहले है ये 1 लिखा है ये पंक्ति बताएगा, ये जो 3 लिखा है ये स्तंभ बताएगा। यानी कि ये जो हमसे पूछा है अवयव A13 मतलब पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ पर कौन उपस्थित है, तो पहला पंक्ति, देखिए पहला पंक्ति खींच दिए, तीसरा स्तंभ चाहिए, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। ये किसको काट रहा है, 19 को, यानी हमारा A13 का वैल्यू हो गया 19, यानी पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ पर उपस्थित होने वाला संख्या है 19। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद और क्या पूछा है, A23 2 मतलब पहले लिखा है दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरा ये पहला ऊपर वाला पंक्ति हो गया, इसके बाद वाली दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो सबसे पहले ये स्तंभ, ये किसको काट रहा है 35 को, यानी हमारा A21 का वैल्यू हो जाएगा 35। इसके बाद नेक्स्ट A33 यानी तीसरा पंक्ति, कौन सा पंक्ति होना चाहिए वह तीसरा, तो ये पहला पंक्ति, इसके बाद दूसरा पंक्ति, इसके बाद तीसरा पंक्ति, तो तीसरा पंक्ति कैसे काट देते हैं। इसके बाद कह रहे हैं तीसरा स्तंभ, तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, किसको काट रहा है -5 को, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा A33 का वैल्यू हो जाएगा -5। इसके बाद पूछा गया हमसे A24, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया A24, तो 2 मतलब दूसरा पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति हो गया, 4 मतलब चौथा स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ चौथा स्तंभ, किसको काट रहा है 12 को, तो यानी A24 का वैल्यू हो जाएगा 12। और अब आप लोग हमको A23 यानी दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ पर कौन सा संख्या होगा या कौन सा अंक होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि यानी दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ पर इस अवयव में से कौन से संख्या आएगा, कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आ सकता है, देखते हैं क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पर, एक 2/2 अवयव यानी A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। हमको एक अवयव बनाने के लिए दे दिया गया, एक अवयव बनाइए जिसके अवयव ये AIJ अवयव के अंदर उपस्थित जो संख्या होता है, जो फलन होता है, उसको ही तो कहते हैं अवयव। उसी को संक्षिप्त रूप में ऐसे दिखाया जाता है, जहां I बताता है पंक्ति को और J बताता है स्तंभ को। इसके अवयव हमको इस प्रकार से दिया गया है, हमको एक अवयव बनाना है। तो देखिए वह 2/2 कहने का मतलब कि उसमें 2 पंक्ति होगा और 2 स्तंभ होगा, यानी कि ये जो अवयव बनेगा हम अपने मन से एक कल्पना करते हैं, 2/2 का एक अवयव इस प्रकार से बनेगा, एक 2 एलिमेंट इस प्रकार से, 2 एलिमेंट इस प्रकार से, और जो उनमें एलिमेंट जो अवयव रखाएंगे वो इसके मदद से रखाएंगे। तो इसके मदद से निकालते हुआ हम वैल्यू रखते हैं, I पंक्ति को बताता है J स्तंभ को, तो पहले पहला पंक्ति में चलते हैं, पहला पंक्ति स्तंभ का भी वैल्यू पहला रखते हैं, तो A11 I के जगह भी 1 और J के जगह भी क्या रखें 1, इधर भी जहां जहां I और J होगा उसके जगह 1 1 रखेंगे, इस I के जगह 1 और फिर इस J के जगह भी 1, इसका है होल स्क्वायर बटा में 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बटा में 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बटा में 2, काटेंगे कितना आएगा वह 2। फिर नेक्स्ट A पंक्ति A को चलेंगे तो ये पहला पंक्ति है, इसमें स्तंभ एक आएगा, एक और स्तंभ आएगा, तो पंक्ति पहले रख रहे हैं लेकिन स्तंभ को बढ़ा दे रहे हैं, दूसरा स्तंभ कर रहे हैं, यानी I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, तो यहाँ भी I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे बटा में 2 करेंगे, 2 और 1 3 बटा में 3 का होल स्क्वायर बटा में 2, 3 3 के 9 बटा में 2। अब पंक्ति का वैल्यू 1 रख के स्तंभ का वैल्यू 1 रख दिए, 2 रख दिए, हमको 2 पंक्ति 2 स्तंभ तक ही जाना है, तो पंक्ति का वैल्यू 1 रख के स्तंभ 1 और 2 दोनों रखिए। अब पंक्ति का वैल्यू 2 रखते हैं यानी A2, स्तंभ का वैल्यू पहले 1 रखते हैं, तो I के जगह 2 आया और J के जगह 1, I के जगह 2 रखेंगे और J के जगह 1 रखेंगे और इसका होल स्क्वायर बटा में 2। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 3 का होल स्क्वायर बटा में 2, 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2, 9 बटा 2 आएगा। पंक्ति दूसरा रख के स्तंभ को भी पहले रखें, तो पंक्ति दूसरा रख के स्तंभ को भी दूसरा करते हैं,
यानी पंक्ति 2 और स्तंभ भी 2, यानी आई का भी वैल्यू 2 और जे का भी वैल्यू 2। इन 2 + 2 का होल स्क्वायर बट्टा में 2, 2 और 2 4 का होल स्क्वायर बट्टा में 2, 4 का स्क्वायर 16 बट्टा में 2, कितना आ जाएगा 8। यानी हमको पहला पंक्ति और पहला स्तंभ यानी 1 1 की जगह वैल्यू कितना आया 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2। फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ के जगह पर वैल्यू कितना आया 9/2, ये भी रख देंगे। फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ की जगह वैल्यू कितना आया 9/2, ये भी रख देंगे। फिर इसके बाद A22 मतलब दूसरा पंक्ति, वह दूसरा पंक्ति कौन होगा, ये पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति, दूसरा स्तंभ कौन होगा, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, यानी ये जगह होगा, इसके जगह वैल्यू कितना आया 8। तो हमसे कहा गया था कि एक 2/2 अवयव की रचना कीजिए जिनके अवयव कहां से प्राप्त करना है, तो ये दिए गए समीकरण की मदद से प्राप्त करना है। 2/2 बोला है, इसका मतलब पंक्ति को 1 2 दोनों वैल्यू लेना है, पहले पहला पंक्ति लेंगे फिर दूसरा पंक्ति, इसके बाद स्तंभ का भी वैल्यू पहले पहला लेंगे फिर दूसरा लेंगे। तो बारी बारी से आई का वैल्यू 1 रखें 1 रखें, फिर आई का वैल्यू 2 रखें 2 रखें, जे का वैल्यू 1 2 रखें, फिर यहाँ पर भी 1 2 रखें, मतलब आई का भी वैल्यू 1 और 2 दोनों रखना है, जे का भी वैल्यू 1 और 2 दोनों रखना है, और इनके मदद से वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ से अवयव ज्ञात करना है और इन अवयवों को इस अवयव में रख देना है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हुए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि किसी अवयव Aij m/n में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या। अब देखिए कोई एक अवयव होगा, अवयव को संक्षिप्त में ऐसा ही दिखाता है, अवयव के अंदर Aij लिख दिया मतलब उसके अंदर के अवयव को छोटा करके लिख दिया। अब m/n लिख दिया मतलब इसमें m को पंक्ति होगा और n को स्तंभ होगा। अब इसके अंदर जो उपस्थित कुल अवयवों की संख्या क्या है, तो इसके लिए सूत्र है, देखिए m/n जितने ऑर्डर का है ना, जितने कोटि का है डायरेक्ट गुना कर दीजिए, चाहे गिन कर भी निकाल सकते हैं। अवयव इतना के लिए अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब ये अवयव ऐसे गिन सकते हैं 1 2 3 4, 4 गो अवयव है पहले का लगेंगे, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 गो अवयव है नहीं, तो इसके लिए फॉर्मूला है कि इसमें कुल अवयवों की संख्या क्या है, तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। तो ये इसका कोटि पहले पता कीजिए, इसमें कितने पंक्ति है 1 2 3, पहले पंक्ति की संख्या लिखाता है, फिर स्तंभ की संख्या 1 2 3 4 गो स्तंभ, इसका कोटि हो जाएगा 3/4, गुना कर दीजिए 3/4 गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 3 चौक 12। वैसे भी गिन के भी 12 आ रहे थे कुल अवयवों की संख्या, अभी भी कितने आ रहे हैं 12। नेक्स्ट टॉपिक है अवयवों की समानता। तो अवयवों की समानता क्या होता है पहले ये पढ़ेंगे। देखिए दो अवयव A जिसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे Aij तथा एक और अवयव ले लेते हैं B जिसको संक्षिप्त में लिखेंगे Bij, समान कहलाते हैं यदि इसके लिए दो कंडीशन है, मतलब दो अवयव A और B समान कहलाएंगे यदि वे समान कोटि के हो, मतलब अवयव A का जितना कोटि हो उतना ही अवयव B का कोटि होना चाहिए, तब ये दोनों अवयव एक दूसरे के समान होंगे। दूसरा का कंडीशन क्या है कि अवयव A का प्रत्येक अवयव, मतलब इस अवयव A में जितने भी अवयव उपस्थित होंगे वो अवयव B के संगत अवयवों के समान होना चाहिए, मतलब अवयव A के जितने भी अवयव हो अवयव B के अवयव के समान होना चाहिए और संगत अवयव के समान होना चाहिए। जैसे एक अवयव A हम यहाँ पर बना रहे हैं, अवयव A बराबर A B C B, ये 2/2 कोटि के एक अवयव A बना दिए। एक और अवयव B बना ले रहे हैं यहाँ पर जिसमें लिख रहे हैं हम E F G H, ये भी 2/2 कोटि का एक और अवयव ले लिए। तो यदि अवयव A और अवयव B ये दोनों समान अवयव कहलाएंगे, यदि दोनों समान कोटि को तो दोनों का कोटि समान है, 2/2 का अवयव A है और 2/2 का अवयव B है। अब पहला ये कंडीशन था कि समान कोटि होना चाहिए, दूसरा कंडीशन कि इनके संगत अवयव जो है वो समान होना चाहिए। तो संगत अवयव यानी इस A के संगत अवयव E कहलाएगा और इस B के संगत अवयव F कहलाएगा, फिर इस C का संगत अवयव G कहलाएगा और इस D का संगत अवयव H कहलाएगा। यानी कि आपस में A बराबर होना चाहिए E के, फिर ये B बराबर होना चाहिए F के, और फिर ये C बराबर होना चाहिए G के, और फिर ये D बराबर होना चाहिए H के। यानी कि आपस में इनके संगत अवयव भी बराबर हो और ये समान कोटि के हो, तब दो अवयव एक दूसरे के समान कहलाते हैं। इस प्रकार से भी अवयव हो सकते हैं। अगर कोई अवयव A ले लेते हैं जो 1/2 कोटि का है और एक अवयव B ले लेते हैं जो भी 1/2 कोटि का है,
तो ये दोनों आपस में समान हो सकते हैं। पहले वाले अवयव का जितना भी कोटि हो दूसरे वाले अवयव का भी उतना ही कोटि होना चाहिए, तब दोनों अवयव एक दूसरे के समान हो सकते हैं और साथ ही साथ इनके संगत अवयव भी समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो उपस्थित हो यहाँ वाला के बराबर होना चाहिए, फिर जो यहाँ पर अवयव उपस्थित हो वो यहाँ वाला के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट इससे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ये एक समीकरण दिया है, दो गो अवयव को आपस में बराबर करके दिया है। तो दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो सबसे पहला बात कि दोनों की कोटि समान होना चाहिए। तो ये अवयव 2/2 का है और ये भी अवयव 2/2 का है, तो दोनों अवयव की कोटि समान है। अब इनके संगत अवयव समान होना चाहिए, यानी कि 4y के बराबर होना चाहिए, 4 बराबर y, और ये 3 इस z के बराबर होना चाहिए, यानी 3 बराबर z, और फिर ये x 1 के बराबर होना चाहिए, यानी x बराबर 1। और हमसे पूछा भी गया था x, y, z का मान, तो x का मान हो गया 1, y का मान हो गया 4 और z का मान हो गया 3। नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। समीकरण अवयव के थ्रू एक दिया गया, एक ये अवयव हो गया बराबर एक और ये अवयव, इससे समीकरण बनाया है। दो अवयवों को लेकर के एक समीकरण बनाया गया है और इससे हमसे बोला गया कि ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात कीजिए। तो दो अवयव बराबर होते हैं कब? जब वो समान कोटि के हैं। तो इसमें दो पंक्ति है और दो स्तंभ है, यानी ये 2/2 का अवयव है, 2/2 का। इसमें भी दो पंक्ति है और दो स्तंभ है, ये भी 2/2 का अवयव है। इनके कोटि तो समान है। अब साथ ही साथ इनके संगत जो अवयव होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वो भी बराबर होना चाहिए, यानी इस a माइनस बी के बराबर होना चाहिए -1। इस प्रकार से हम लिखते चलेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू -1, और इस 2a प्लस c के बराबर होना चाहिए 5, और इसके बाद 2a माइनस b बराबर होना चाहिए 0 के, और फिर ये 3c प्लस d बराबर होना चाहिए 13 के। अगर दो गो अवयव समान है तो दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, जो कि कोटि समान है, और इनके संगत अवयव भी आपस में समान होना चाहिए। तो यहां से हम लोग निकालते हैं, ये a इज इक्वल टू, ये -1 रहेगा, ये माइनस में भी उधर जाएगा तो प्लस में भी, a का मान निकल गया। यहां से हम निकालें तो 2a माइनस में भी उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस में भी। यहाँ पर b का वैल्यू निकल गया, उस b के वैल्यू को इसमें रख देंगे, यानी यहाँ से जो b का वैल्यू निकला है इस b के वैल्यू को इसमें रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल टू -1 और b का मान क्या है तो +2a। अब ये -1 इस साइड आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, 2a इधर ही रहेगा, कि प्लस a इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 2a में से a चल जाएगा तो a बचेगा, यानी a का मान निकल चुका। हमको सबसे पहले a निकालना था, उसके बाद b निकालना है, उसके बाद c निकालना है, फिर d निकालना है। इस a के मान को इसमें रख देंगे तो b का मान निकल जाएगा, यानी 2 इंटू a का मान 1 इज इक्वल टू b, 2 एकम 2 हो जाएगा, b का मान आ जाएगा 2, a निकल गया, b निकल गया। अब c निकाल लेते हैं, तो a का मान इसमें रख देते हैं, 2 इंटू a का मान कितना आया है 1, यहाँ पर रख देते हैं, प्लस c इज इक्वल टू 5, गुना करेंगे 2 एकम 2 प्लस c इज इक्वल टू 5। ये c का मान यही रहेगा, 5 भी यही रहेगा, प्लस में 2 साइड जाएगा तो माइनस में 2, c इज इक्वल टू 3, a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। अब c का मान इसमें रख देंगे तो d का मान निकल जाएगा। ये है 3 इंटू c का मान कितना आया तो c का मान आ गया 3, यहाँ पर रख देते हैं 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, गुना करेंगे 3 3 के 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, d यहीं पर रहेगा, 13 भी यहीं रहेगा, प्लस में 9 उधर जाएगा तो माइनस में 9, d का मान निकल जाएगा, 13 में से 9 घटा देंगे 4। सारे वैल्यू निकल गए। अब एक लाइन से इसको लिख देंगे,
ए इज इक्वल टू 1, कमा बी इज इक्वल टू 2, कमा सी इज इक्वल टू 3 तथा डी इज इक्वल टू 4। जो हमसे पूछा गया था ए बी तथा सी का मान ज्ञात कीजिए, तो इन सभी का मान निकल चुका। ये सभी क्वेश्चन अवयवों की समानता के जो थ्योरी है उस पर बन रहा है। दो अवयव यदि समान होते हैं तो उनकी कोटि समान होना चाहिए, साथ ही साथ उनके संगत अवयव भी समान होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने। अगला टॉपिक है अवयवों का योग, मतलब दो अवयवों को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए पहले कंडीशन समझ लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। यदि दो अवयव ए इस संक्षिप्त रूप में लिखा जाएगा अवयव को, तथा बी जिसको संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से लिखा जाएगा बी आई जे के, ए तथा बी समान कोटि के हो तो अवयव ए के अवयव को अवयव बी के संगत अवयव के साथ जोड़ा जाता है। सबसे पहला बात कि यदि दो अवयव को जोड़ना है तो दोनों समान कोटि के अवयव होना चाहिए और अवयव ए के अवयव को अवयव बी के संगत अवयव के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर एक अवयव लिए जिसका कोटि कितना है m/n, एक और अवयव लिए b जिसका कोटि कितना है m/n, यानी दोनों समान कोटि के अवयव है। तो a प्लस b हम जोड़ेंगे, यानी दो अवयवों को जोड़ेंगे तो हमको एक नया अवयव मिलेगा जिसको c कहेंगे, और जहां c एक नया अवयव होगा जिसको दिखाएंगे Cij, और ये नए वाले अवयव का भी कोटि वही होगा जो पहले a और b दोनों की समान कोटि था m/n। इस C के अंदर जो अवयव होंगे, अवयव को इस रूप से दिखाया जाता है संक्षिप्त रूप से, उसको हम Cij, ये कहां से प्राप्त करेंगे तो अवयव A के अवयव जो हैं और अवयव B के अवयव है, इनको जोड़ने से हमारा C का अवयव प्राप्त होगा। अवयव के ही सहायता से तो अवयव बनाते हैं, यानी कि जो नया वाला अवयव के अवयव होगा वो A के अवयव और B के अवयव को जोड़ने से प्राप्त होगा। तो अवयव का जोड़ में सबसे पहला बात ध्यान रखना है कि दोनों अवयव समान कोटि के होना चाहिए और संगत अवयव के साथ संगत अवयव को जोड़ा जाता है। इसमें कुछ पॉइंट है, यदि A तथा B दो समान कोटि के अवयव हो तो A प्लस B परिभाषित होगा, मतलब दोनों अवयव समान कोटि के होंगे तभी इनका जो योग है वो परिभाषित होगा। दूसरा का पॉइंट है, यदि A तथा B दोनों समान कोटि के अवयव नहीं है तो A तथा B परिभाषित नहीं होगा, मतलब दोनों अवयव समान कोटि के नहीं होंगे तो इनका योग परिभाषित नहीं होगा, यानी हम इनका योग नहीं निकाल सकते हैं, और दोनों समान कोटि के होंगे तो हम इनका योग निकाल सकते हैं, यानी दो अवयवों को जोड़ सकते हैं जब दोनों समान कोटि के होंगे तब। अब एक एग्जांपल है कि यदि A बराबर एक अवयव दिया है, B बराबर भी एक और अवयव दिया है, तो A प्लस B ज्ञात कीजिए, मतलब हमको दो अवयवों को अब जोड़ना है। तो सबसे पहला बात, ये दोनों समान कोटि का होना चाहिए। ये 2/2 का है क्योंकि इसमें दो पंक्ति है, पंक्ति 1 पंक्ति 2, दो पंक्ति, स्तंभ भी कितना 1 2, तो इसकी कोटि लिखेंगे 2/2। इसके बाद इस अवयव का भी कोटि क्या है 2/2, क्योंकि इसमें भी दो पंक्ति है और दो स्तंभ है। ये दोनों का जोड़ संभव है, यानी A प्लस B हम निकाल सकते हैं। और A प्लस B कैसे निकलेगा, तो इन दोनों अवयवों के संगत अवयव को जोड़ने से, यानी 2 के साथ कौन जुड़ेगा 1, तो लिखेंगे 2 प्लस 1। फिर 4 के साथ कौन जुड़ेगा तो 3, तो लिखेंगे 4 प्लस 3। इसके बाद 3 के साथ कौन जुड़ेगा तो -2। फिर इसके बाद 2 के साथ कौन जुड़ेगा तो 5। अब हमारा ये एक नया अवयव प्राप्त हुआ जो अवयव A और अवयव B को जोड़ने से आया। 2 और 1 जोड़ देते हैं 3, 3 और 4 जोड़ देते हैं 7, 3 अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 में से 2 को घटाना पड़ेगा, यहाँ बचेगा 1। इसके बाद 2 और 5 जोड़ दो हो जाएगा 7, यानी दो अवयवों को जोड़े, वो दोनों 2/2 का था, तभी जो नया अवयव प्राप्त हुआ ये भी कितना बाई कितना का है 2/2 का। दो अवयव को जोड़ने से जो प्राप्त अवयव भी होगा उसका भी कोटि पहले वाले ही अवयव का होगा और संगत अवयव के साथ संगत अवयव को जोड़ा जाता है। इसके बाद देखते हैं
अवयवों के योगफल के यानी योग के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मतलब जो जोड़ के प्रॉपर्टी है अवयव में वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला एक प्रॉपर्टी होता है क्रम विनिमय नियम, जिसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इसमें दो अवयव को जोड़ना होता है, ए में बी को जोड़ें या बी में ए को जोड़ें, दोनों से हमको सेम अवयव प्राप्त होगा। अवयव ए में बी को जोड़ा जाए या बी में ए को जोड़ा जाए, इस नियम का पालन करता है अवयवों का योग। दूसरा का नियम है साहचर्य नियम, जिसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसमें पहले दो अवयव को जोड़ देते हैं ए और बी को, तब एक तीसरा अवयव लाते हैं सी, इसको जोड़ते हैं, फिर जो पहले वाला अवयव लिए थे ए प्लस बी उनको एक साथ ना रख करके एक अवयव अलग रख लिया जाता है, बी और सी को जोड़ते हैं। पहले बी और सी को जोड़ते हैं तब इसमें ए को जोड़ते हैं। इस नियम का भी पालन करता है, ये है साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम, इसका भी पालन करता है अवयवों का योग। योग का तत्समक का अस्तित्व, योग के तत्समक मतलब होता है कि किसी एक अवयव में कौन सा अवयव जोड़ दे ताकि अवयव पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो यहाँ पर लिखा गया अवयव के योग सक्रिया का तत्समक अवयव शून्य अवयव कहलाता है। शून्य अवयव को हम लोग ओ से दिखाते हैं, यानी कि अवयव ए में हम शून्य अवयव को जोड़े या शून्य में अवयव ए को जोड़े तो हमको ए ही प्राप्त होगा। तो अवयव ए का यहाँ पर तत्समक शून्य अवयव कहलाएगा। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, योग के प्रतिलोम के अस्तित्व को कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स। इसका मतलब होता है कि एक अवयव में कौन से अवयव जोड़ दे ताकि रिजल्ट शून्य अवयव प्राप्त हो जाए। तो हम एक अवयव ए के योग प्रतिलोम को माइनस ए होता है, मतलब अवयव ए में हम माइनस अवयव ए को जोड़ दें तो हमको शून्य प्राप्त हो जाएगा। ए प्लस माइनस ए करें या माइनस ए ले लें तो उसका प्लस ए, इससे हमको जीरो रिजल्ट प्राप्त होगा। योग के गुण धर्म टोटल 4 हैं। पहला क्रम विनिमय, ए में बी को जोड़ें या बी में ए को जोड़ें, दोनों से समान अवयव प्राप्त होगा। तीसरा साहचर्य नियम है, 3 अवयवों को एक साथ रखना है, पहला दूसरा को पहले जोड़कर तब तीसरा को उसमें जोड़ें या फिर दूसरा तीसरा को पहले जोड़कर तब उसमें तीसरा जोड़ें, तभी हमको समान अवयव प्राप्त होता है, जिसको साहचर्य नियम कहते हैं। इसके बाद तीसरा है योग का तत्समक। तत्समक उसको कहते हैं कि एक अवयव में कौन सा अवयव जोड़े ताकि अवयव के मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। हम एक अवयव ए लेते हैं, उसमें 0 अवयव जोड़ देते हैं, शून्य अवयव को जोड़ दे, शून्य अवयव को ओ से दिखाते हैं, या शून्य अवयव में ए को जोड़े तो हमको फिर से पुनः ए प्राप्त हो जाएगा। ये होता है तत्समक। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व का मतलब होता है कि एक अवयव ए में हम कौन सा अवयव जोड़े ताकि रिजल्ट हमारा शून्य अवयव हो जाए। ए में माइनस ए को जोड़ देंगे तो हमारा शून्य अवयव प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक अवयव का एक अदिश से गुणा। मतलब एक कोई अवयव लेते हैं, अभी हम लोग अवयव का योग पढ़े थे, मतलब 2 अवयवों को एक साथ जोड़ना सीखे थे और वो कुछ गुण धर्मों का पालन भी कर रहा था, जिसमें 4 गुण धर्म हम लोग देखे। अभी सीखना है कि एक अवयव में हम किसी एक अचर पद से गुना कैसे करते हैं, जिसका हेडिंग है एक अवयव का एक अदिश से गुना। अदिश का मतलब कोई एक अचर पद। तो एक हम यहाँ पर अवयव ले लिए, ये अवयव 3/3 का है क्योंकि इसमें 3 पंक्ति है। पहला पंक्ति को हम कहेंगे R1, इस दूसरे पंक्ति को कहेंगे R2 और इस तीसरे पंक्ति को कहेंगे R3। इसमें 3 पंक्ति है और 3 ऐसे स्तंभ है। इस अवयव की कोटि होगा 3/3। इस अवयव में हम एक अदिश यानी एक अचर पद से गुना करेंगे। तो अवयव ए को दिखाएं, इसमें हम गुना कर रहे हैं के से, एक अचर पद के लिए। तो अवयव में जब भी किसी एक अचर पद के से गुना किया जाता है तो अवयव के अंदर उपस्थित सभी एलिमेंट यानी सभी अवयव में के से गुना करना पड़ता है। यही है एक अवयव के अदिश के गुणा का नियम, कि जब भी किसी अवयव में एक अचर पद से गुना करेंगे तो अवयव के अंदर जितने भी अवयव उपस्थित होंगे सब में गुना करना पड़ेगा। जैसे के से सभी अवयव में A1 में A2 में A3 में B1 में B2 में B3 C1 C2 C3 सभी एलिमेंट में उस अदिश यानी उस अचर पद से गुना किया जाता है।
इसके भी कुछ गुणधर्म है कि एक अवयव के अदिश गुण के गुणधर्म, इसके कुछ गुण है कि हम दो अवयव a प्लस बी को पहले जोड़ दें और तब उसमें किसी अचर पद k से गुणा करें, या पहला ही हम k में a से गुणा कर दें, अवयव a में k से गुणा कर दें, तब फिर प्लस करें k में b से गुणा करके, यहाँ पर छोटा वाला ही k होना चाहिए। ये दोनों से समान रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर दो अचर पद को एक साथ पहले जोड़ दें तब अवयव a के साथ गुणा करें, या हम चाहें तो अवयव a के पहले k से गुणा कर दे तब प्लस चिन्ह लगाकर अवयव a में l से गुणा करें। मतलब हम जैसे इच्छा करें वैसे कर सकते हैं, पहले जोड़ देंगे तब गुणा करें, या बारी बारी से पहले गुणा कर दे तब जोड़ सकते हैं। ये एक अवयव का एक अदिश से गुणा का जो दुगो नियम है, इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवयव का ऋण अवयव। मतलब एक कोई अवयव है, जैसे किसी अवयव a का ऋण अवयव क्या होता है, तो वो होता है -a। कोई एक अवयव ले ले, उसका एक हमको ऋण अवयव निकालना है, जैसे कि -a, इसको हम लिख सकते हैं -a बराबर -1 इंटू a। अब एक अवयव ले लिए एग्जाम्पल पर, a बराबर ऐसे एक अवयव ले लिए, इसका हमको निकालना है ऋण अवयव, यानी निगेटिव मैट्रिक्स निकालना है। तो इसमें हम सिर्फ माइनस से गुना कर देंगे, यानी ये 3 है माइनस से गुना करेंगे -3, ये 1 है माइनस से गुना करेंगे -1, ये -5 है माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और 1 से इसमें गुना करेंगे माइनस से तो ये हो जाएगा -x। तो किसी भी एक अवयव का हमको ऋण अवयव चाहिए, मतलब निगेटिव मैट्रिक्स चाहिए, तो उसमें हम माइनस चिन्ह से गुना कर देंगे, हमको एक ऋणात्मक अवयव प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है अवयवों का अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। इसके लिए कंडीशन है कि a तथा b दोनों समान कोटि के अवयव होना चाहिए। दो को अवयव का हमको घटाव सीखना है। ये दोनों अवयव घटाए जा सकते हैं कब, जब दोनों अवयव समान कोटि के हो तब। जैसे जोड़ का नियम होता है कि दोनों समान कोटि का अवयव होगा तभी दोनों को हम जोड़ सकते हैं, वैसे ही दोनों समान कोटि के होगा तभी हम घटा सकते हैं। और संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ते थे तो संगत अवयव में से संगत अवयव को घटाएंगे भी। जैसे एक अवयव ले लिए यहाँ पर 2/2 कोटि का, एक यहाँ अवयव बी ले लिए, ये भी 2/2 कोटि का। अब हमको अवयव ए में से अवयव बी को घटाना है, तो इनके संगत अवयव, ए के संगत अवयव ई होगा और बी का संगत अवयव एफ होगा। तो ए में से ई को घटाएंगे और बी में से एफ को घटाएंगे। जिस प्रकार से जोड़ते थे उसी प्रकार से घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि यदि अवयव ए तथा अवयव बी दिया गया हो तो a माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो पहले बात कि दोनों समान कोटि का है, 2/2 का ये भी अवयव है, ये अवयव 2/2 का है, ये भी अवयव 2/2 का है, तो घटाव संभव है, घटा सकते हैं। तो अवयव a माइनस अवयव b लिखेंगे, तो संगत अवयव में से संगत अवयव को घटाएंगे, यानी 2 में से 1 को घटाएंगे, 2 माइनस 1, 4 में से 3 को घटाएंगे, इसके बाद 3 में से -2 करेंगे, इसके बाद 2 में से घटाएंगे 5 को। संगत अवयव में से संगत अवयव को घटाया जाता है। संगत अवयव को कौन सा होता है वह, इस 2 का संगत कहलाएगा इस अवयव में 1, मतलब जो इसके समान पोजीशन पर होगा उधर वाले अवयव में वही कहलाएगा संगत अवयव। अब यहाँ पर घटा कर लिखते हैं, 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, ये 3 है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 और 2 5, ये 2 में से नहीं 5 में से हमको 2 घटाना पड़ेगा, माइनस में 3 आ जाएगा। तो a माइनस बी जैसे जोड़ वाला काम करता है वैसे ही घटा वाला भी नियम काम करता है। दोनों अभी समान कोटि के होना चाहिए, संगत में संगत को जोड़ा जाता है, संगत में से संगत को घटाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अवयव का गुणन, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये है अवयव का गुणन, मतलब एक अवयव में किसी एक दूसरे अवयव से गुणा। इसके पहले जो सीखे थे वो था एक अवयव में किसी अचर पद यानी किसी अदिश से गुणा, दो अवयवों का गुणा नहीं था। इसमें हम लोग सीखेंगे एक अवयव का किसी दूसरे अवयव से गुणा कैसे किया जाता है। मतलब जैसे 2 अवयव को लेकर जोड़ते थे, 2 अवयव को लेकर घटाते थे, वैसे ही 2 अवयव लेकर गुणा करेंगे। इसके लिए सबसे पहला बात कि लेट ए एक m/n कोटि का अवयव है। एक अवयव लिए जिसका कोटि कितना हुआ m/n, तथा एक और अवयव ले रहे हैं b जिसका कोटि कितना है m/p। दोनों अलग अलग कोटि का अवयव है, तो a इंटू बी मतलब अवयव a गुना अवयव b संभव है यदि
कब एक कंडीशन होगा कि पहले अवयव के स्तंभ, पहले अवयव के जो स्तंभ है यानी पहले अवयव का स्तंभ कितना है n, और दूसरे अवयव के पंक्ति वो कितना है m, यानी कि पहले अवयव का स्तंभ, इसमें देखिए एक इधर है, यहां पर इसका कोटि होना चाहिए n/p, ये क्या होना चाहिए n/p। तो पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। पहला हमारा अवयव था a, यहां पर भी है पहला अवयव a है जिसका कोटि कितना है m/n। एक और अवयव b लिए है जिसको गुना में ला रहे हैं, इसका कोटि कितना है n/p। इन दोनों का गुना संभव है कब, जब पहले अवयव का स्तंभ, पहले होता है पंक्ति बाद में होता है स्तंभ, तो ये स्तंभ दूसरे अवयव के पंक्ति के होना चाहिए बराबर। देखिए ये दोनों आपस में n बराबर n है, तब ही गुना संभव है। यानी दो अवयव का गुना तब संभव होगा जब पहला अवयव का स्तंभ यानी पहला अवयव के बाद वाला अंक और ये दूसरे अवयव की पंक्ति पहले वाला अंक आपस में होने चाहिए बराबर। तो हम दो अवयवों को जब गुना करेंगे तब हमको नया में भी एक अवयव ही प्राप्त होगा। एक जो गुणा के बाद अवयव प्राप्त होगा a × b, उसकी कोटि क्या होगी, तो यहां से क्या बच रहा है हमको m, ये आपस में n और n बैलेंस होकर हट जाएंगे, यहाँ बच रहा है m और यहाँ बच रहा है p, यानी कि नया जो अवयव गुना करने के बाद प्राप्त होगा उसकी कोटि होगी m/p। तो सबसे पहला बात, दो अवयव को लेकर गुना करना है तो उनको चेक करना पड़ेगा कि पहले वाला का स्तंभ और दूसरे वाला का पंक्ति आपस में बराबर है कि नहीं है। बराबर होगा तो गुना संभव है। गुना करने के बाद जो नया अवयव आएगा उसका कोटि होगा, इधर से बचेगा m और इधर से बचेगा p, यानी m/p का हमको एक नया अवयव प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि a बराबर एक अवयव दिया है और b बराबर भी एक अवयव दिया है, तो a × b ज्ञात करना है। तो ये पहले वाले अवयव का कोटि 2/2 है, दूसरे वाले अवयव का कोटि 2/2 है। कि पहले वाला का स्तंभ दूसरे वाले पंक्ति के बराबर है, बिल्कुल है, इसका गुना संभव है। अब गुना कैसे करते हैं यह हम आप लोग को सिखाएंगे। a × b, दोनों अवयव को लिख लेते हैं, ये है 2 3 4 2, अवयव a को लिख लिए। अब अवयव b को लिख लेते हैं, यहीं पर अवयव b में है 1 3 -2 5, इस अवयव को लिख लिए। अवयव के गुणा करने का नियम देखिए किसमें कैसे चला जाता है। इसमें चलने का तरीका है वह, सबसे पहले हम लोग पंक्ति से स्तंभ की ओर मूव करते हैं, इस प्रकार से चला जाता है, पंक्ति से स्तंभ की ओर चला जाता है। यानी कि यहाँ दो को जो एलिमेंट है ये इस दोनों एलिमेंट में जाकर गुना होंगे, यानी 2 और 4 इस 1 और -2 में जाकर गुना होंगे। वो किस प्रकार से, देखिए 2 × 1, फिर प्लस का चिन्ह दिया जाएगा 4 × -2। इस पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में गुना करके पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के पोजीशन पर लिखा गया। फिर इसके बाद आगे कैसे चलते हैं तो उसको देखो ध्यान से, वह पंक्ति से पहले स्तंभ में गुना करके यहाँ लिखा गया। इसके बाद इस पहले पंक्ति से ही इधर वाले दूसरे स्तंभ में गुना होगा, इसमें गुना होगा इस प्रकार से, और इसका पोजीशन जो है यहाँ लिखाएगा, पहला पंक्ति और दूसरे स्तंभ के पोजीशन पर। यानी ये दो वो अवयव है 2 4 की गुना हो जाएंगे 3 और 5 में, यानी 2 से गुना होगा 3 में, यानी 2 × 3, प्लस का चिन्ह 4 से गुना होगा इस 5 में, यानी 4 × 5। पहले पंक्ति से इस अवयव के दोनों स्तंभ में गुना करके लिखा गया। अच्छा देखिए, वह एक अवयव हम ऐसे बनाना चाहते हैं इस प्रकार का, तो ये जो एलिमेंट ये अवयव प्राप्त होगा, इसका हम नामकरण करेंगे। तो ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ के स्थान पर उपस्थित है। तो ये देखिए पहला पंक्ति और पहला स्तंभ के गुना करने से भी मिला है। ये जो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसको हम कहेंगे पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी कि देखिए ये पहला पंक्ति और दूसरे स्तंभ के गुना करने से प्राप्त हुआ है। इसके बाद गुना कैसे करेंगे
तो उसके लिए नियम देखिए, इस पंक्ति को, दूसरा पंक्ति को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद इस दूसरे पंक्ति को इसमें ले जाकर गुना करेंगे, इस प्रकार से ऐसे गुना किया जाएगा। यानी ये दो गो एलिमेंट इस दोनों में गुना हो गए, यानी 3 से 1 में और 2 से -2 में। यानी गुना करके लिखें तो लिखेंगे 3 गुना 1, प्लस का चिन्ह बीच में देना है, फिर 2 गुना -2। इसके बाद फिर इस दोनों से गुना होगा इधर के दोनों वाले अंक में, यानी 3 से 3 में और 2 से 5 में, यानी कि 3 गुना 3 और प्लस चिन्ह 2 गुना 5। इस प्रकार से गुना होगा। ये दो अवयवों के गुना करने की तरीका है। गुना करते समय आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले जो अवयव है इधर इसमें पंक्ति चला जाता है, इधर वाले स्तंभ, इधर वाले अवयव में स्तंभ की ओर चला जाता है, मतलब पंक्ति से स्तंभ। तब पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुना कर लेंगे, फिर पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुना कर लेंगे। अगर ये हो जाएगा तो फिर अब उठाएंगे दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति से पहला स्तंभ में गुना कर लेंगे, फिर दूसरा पंक्ति से दूसरा स्तंभ में गुना कर लेंगे। और ये जो पहले पंक्ति होगा इसमें पहला एलिमेंट 2 है, दूसरा एलिमेंट 4 है। स्तंभ में आते हैं तो पहला एलिमेंट 1 है, पहला एलिमेंट -2 है, तो पहला एलिमेंट से पहला एलिमेंट में, दूसरा एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट में गुना होता है। बाकी अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके जोड़ के घटा के लिख देंगे, हमारा अवयव प्राप्त हो जाएगा। जैसे 2 एकम 2, प्लस का चिन्ह यहाँ, अच्छा गुना कर देते हैं, ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8। इधर गुना करते हैं, 3 दूना 6 अब प्लस 5 चौक 20। इसके बाद 3 एकम 3, माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4, 3 त्रिके 9, फिर प्लस का चिन्ह 5 दूना 10। गुना करते हैं, आगे लिखते हैं इसको भी। 8 में से 2 घटाना पड़ेगा, -6 आएगा। 20 और 6 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। यहाँ पर 4 में से 3 घटाना पड़ेगा, -1 आएगा। 10 और 9 जोड़ेंगे, यहाँ पर 19 हो जाएगा। यानी कि 2 अवयवों का हम गुना किए, एक अवयव ए था और दूसरा अवयव बी था, तो हमको एक नया अवयव प्राप्त हो गया जिसके एलिमेंट यानी जिसके अवयव है -6, 26, -1, 19। 2 गो अवयव के गुना करने में ध्यान रखना होगा आपको कि पहला अवयव का चेक कीजिएगा स्तंभ और दूसरा अवयव का चेक कीजिएगा पंक्ति, ये आपस में बराबर हैं, तभी गुना संभव होगा। जो नया हमको अवयव प्राप्त होगा उसकी कोटि क्या होगा, तो पहला अवयव में से बच जाता है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, पहला अवयव में से बच जाता है, बराबर करने के बाद क्या हुआ, ये बराबर हो जाते हैं आपस में, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ, इसी के कोटि को हमको नया अवयव प्राप्त होता है। गुना करते समय ध्यान रखना होगा कि ऐसे पंक्ति से स्तंभ की ओर चला जाता है, गुना किया जाता है। एक टर्म से एक टर्म में गुना करके फिर प्लस चिन्ह का यूज किया जाता है, फिर दूसरे टर्म से दूसरे टर्म में गुना किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अगला हम लोग देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है। अंक वही सब हैं लेकिन इस बार b इंटू ए निकालना है, यानी हमको अवयव b को पहले रखना होगा, उसके बाद अवयव a को रखना होगा। अवयव b के 1, -2, 3 और 5, ये 1, -2, 3, 5 रख लिए। इसके बाद अवयव a के एलिमेंट को रखते हैं, 2, 4, 3, 2, इसके सभी अवयव को रख दिए। अब b इंटू ए बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो वो होगा, गुना करते हैं। गुना करने का तरीका फिर से आप लोगों को बताते हैं। इस पंक्ति से हमको चलना होता है इधर स्तंभ में, पंक्ति से कैसे चलेंगे, स्तंभ में, इस प्रकार से चलना है हमको। अब इस पंक्ति में पहला एलिमेंट कौन है, 1, इस स्तंभ में पहला एलिमेंट कौन है, 2, तो हमारा गुना होगा 1 में 2 से। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, 3, तो इसमें दूसरे नंबर पर कौन है, 3, बीच में प्लस चिन्ह का यूज किया जाता है, तो 3 में गुना होगा 3 से। इसके बाद आते हैं, 1 में गुना होगा 4 से और फिर 3 में गुना होगा 2 से। पहला पंक्ति से
पहला स्तंभ में, पहला पंक्ति से दूसरा स्तंभ में, दोनों में गुना हो गया। अब कोई स्तंभ नहीं बचा है इधर कि गुना करें। अब दूसरा पंक्ति उठाएंगे, इसमें पहला से गुना करेंगे तो 2 माइनस 2 से गुना होगा 2 में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 5 से गुना होगा 3 में। इसके बाद आगे चलेंगे तो माइनस 2 से गुना होगा 4 में, प्लस का चिन्ह 5 में गुना होगा 2 से। आगे इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो भी आए जोड़ घटाकर, 2 एकम 2 प्लस 3 त्रिके 9, 4 एकम 4 प्लस 3 दूना 6, माइनस 2 दूना 4 प्लस 5 तिहाई 15, इसके बाद माइनस 4 दूना 8, फिर प्लस 5 दूना 10। इसके बाद आगे इसको जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, जो भी होगा 9 2 11, 6 4 10, 15 में से 4 चल जाएगा 11 बचेगा, 10 में से 8 चल जाएगा 2 बचेगा। देखिए हमारा स्टार्टिंग का जो भी है, स्टार्टिंग का जो अवयव लिए हैं ए और बी का मान पिछले वाले जो क्वेश्चन में हम लोग निकाले हैं उसमें भी ए और बी के मान के क्या है, समान है। यानी ए ये भी अवयव है और ये अवयव बी है। जो यहाँ पर अवयव ए और बी लिया गया है वही सेम अवयव यहाँ पर भी लिया गया है ए और बी, लेकिन पिछला वाला में हम निकाल रहे थे ए इंटू बी, अभी निकाल रहे हैं बी इंटू ए। देखिए पिछला वाला में निकाल रहे थे ए इंटू बी और उसका मान कितना आया, -6 26 -1 19, एक ये अवयव आया है। और जब b इंटू ए निकाले हैं तो एक अवयव 11 10 11 और ये 2 आया है, यानी कि दोनों अवयव आपस में बराबर नहीं है। तो हम अवयवों के गुणा से एक नियम सीखें कि a इंटू बी और b इंटू ए आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। यानी दो अवयवों के जब भी गुणा किया जाए तो ध्यान रखिएगा a में b से गुणा करके जो आएगा वो अलग रिजल्ट होगा, किससे, जो b में a से गुणा करके आएगा उससे। यानी a इंटू बी और b इंटू ए आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं अवयवों के लिए। अगला टॉपिक है हमारा क्या, अवयव का परिवर्त। ये एक नया टॉपिक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अवयव का परिवर्त है, मतलब अवयव के परिवर्त में क्या ध्यान रखा जाता है, तो आइए पढ़ते हैं इसमें कि यदि अवयव ए, एक अवयव को इसे संक्षिप्त में दिखाया जाएगा जिसकी कोटि क्या है m/n। कोई अवयव है एक, यदि एक ए अवयव, एक कोई अवयव है ऐसे, तो अवयव ए के सभी पंक्तियों तथा स्तंभों, सभी पंक्तियों तथा स्तंभों के परस्पर बदल दें तो इससे प्राप्त अवयव aij, मतलब कि एक कोई हम अवयव ले, उसके प्रत्येक पंक्ति, जो भी पंक्ति है सभी पंक्ति को परस्पर स्तंभ में बदल दें, तब जो हमको एक नया अवयव प्राप्त होगा उसकी कोटि चेंज कर जाएगी। जो पंक्ति था वो पंक्ति m था वो स्तंभ हो जाएगा, जो स्तंभ था वो पंक्ति हो जाएगा। पंक्ति को बदल देना है स्तंभ में, तो यही बदल के जो हमको एक नया अवयव प्राप्त होता है उसी को अवयव ए का परिवर्त कहते हैं। और इस अवयव के परिवर्त को a डैश या a के पावर t से दर्शाया जाता है। अवयव के परिवर्त को किससे सूचित किया जाता है, a डैश से या a के पावर t से। t मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को हिंदी में कहते हैं परिवर्त। यानी परिवर्त के लिए दो गो सिंबल यूज कर सकते हैं। अब आइए इसको हम समझते हैं कि कैसे किया जाता है। एक अवयव a ले लिए, a b c d e f, इसकी कोटि क्या है, इसमें दो गो पंक्ति है, पहला पंक्ति ये दूसरा पंक्ति, तो पंक्ति पहले लिख दिए। स्तंभ कितने हैं, तो ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये 3। एक अवयव ए ले लिए जिसका कोटि है 2/3। अब इसके जो भी पंक्ति है उसको बदल देना है स्तंभ में। इसका परिवर्त निकालेंगे तो ए डैश से दिखाएंगे, या इच्छा हो तो ए के पावर टी से दिखा दीजिए। इसके पंक्ति को किस में बदल देना है, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में, यानी कि ए बी सी, जो भी एलिमेंट लिखे थे पंक्ति में ए बी सी उसको हम लिख दिए स्तंभ में। फिर दूसरा पंक्ति को बदल देना है दूसरा स्तंभ में, यानी कि डी ई एफ। ये बहुत ही आसान है, जो भी पंक्ति है पंक्ति को बदल देना है स्तंभ में, वही कहलाता है अवयव ए का परिवर्त। यानी इसका परिवर्त निकल चुका। अब इसकी कोटि पता करें तो देख लीजिए,
एगो पंक्ति, दूगो पंक्ति, तीन गो पंक्ति, यानी 3 पंक्ति। स्तंभ कितना था? 1 स्तंभ 2 स्तंभ। इसका कोटि क्या हो गया? पलट गया भाई। पहले ये 2/3 का था, अभी कितना क्या हो गया? 3/2 का। तो किसी भी अवयव का परिवर्त बहुत आसान है, जितने पंक्ति हैं सबको स्तंभ में बदल दिया जाए, अवयव का परिवर्त निकल जाएगा आसानी से। यहाँ पर एग्जाम्पल, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। जैसे कि एक ये अवयव दिया, इसको हम a बराबर मान लेते हैं, इसके परिवर्त को दिखाएंगे a डैश से, नहीं तो इच्छा होता आप a के पावर कितना से दिखा दीजिए? t से, a के पावर t। तो इसमें जो भी पंक्ति है, स्तंभ है, उसको बदल देना है। तो इसमें एगो स्तंभ है, बदल देंगे इसे पंक्ति में, यानी कि 5 के बाद हमारा एलिमेंट है 1/2 और उसके बाद है -1। इसके स्तंभ को पंक्ति में बदलिए, चाहे पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, इसका निकल जाएगा परिवर्त। इसको हम मान लेते हैं एक अवयव अलग से b, तो इसका परिवर्त के लिए b डैश लिखना पड़ेगा, नहीं तो b के पावर t लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अब इसके पंक्ति को बदलना है, तो पंक्ति में है 1 और -1, उसको स्तंभ में ला दीजिए, 1 और -1। फिर दूसरा पंक्ति में 2 और 3, इसको स्तंभ में लेकर चलिए, 2 और 3। तो ये इस अवयव b का निकल गया परिवर्त, यानी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बहुत ही आसान होता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी पंक्ति के एलिमेंट है उनको सबको स्तंभ में लिख दिए, चाहे जो स्तंभ के उसको पंक्ति में लिख दीजिए, मतलब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए, इसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त निकल जाएगा आसानी से। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अवयवों के परिवर्त के गुणधर्म, यानी जो अभी परिवर्त पढ़े हैं ना, ट्रांसपोज यानी पंक्ति को बदल रहे थे स्तंभ में, उसके गुणधर्म है। गुणधर्म क्या है कि किसी एक अवयव ए लेते हैं, उसका परिवर्त निकालते हैं, डैश का मतलब परिवर्त, और फिर उसका परिवर्त निकाल लेते हैं, तब पुनः से वही अवयव हमको प्राप्त हो जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि यदि अवयव ए बराबर इतना है, अवयव बी बराबर इतना है, तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ये सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, जैसे ही ले लिए गए हैं। अवयव बी की अभी हमको इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अवयव ए की आवश्यकता है। पहले इसका हम निकालेंगे ए गो डैश, ये ए दिया है, डैश का मतलब इसका परिवर्त, जो भी पंक्ति में लिखा है उसको किस में बदल दें? स्तंभ में, यानी कि 3√3 2 पंक्ति वाले एलिमेंट आ गए स्तंभ में। इसका दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 4 2 0। अब पुनः से इनका निकालना है हमको ट्रांसपोज, निकालिए, इसको दिखाना पड़ेगा। ये अब हमको इसका निकालना है, यानी ए डैश का निकालना है, तो ए डैश पे और डैश लगाएंगे, तो इनको बदलेंगे, पहला पंक्ति को इधर 3 4 को लिख देंगे, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में, यानी कि √3 2। फिर इस तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ में 2 0। इसको देखिए तो ध्यान से, जो पहले दिया था ए बराबर वही आ गया कि नहीं? 3√3 2 3√3 2 4 2 0 4 2 0, यानी किसी भी अवयव का एक बार परिवर्त निकाले, एक बार और परिवर्त निकाल दे, तो फिर से पुनः वही अवयव आ जाएगा। यानी ये पहला प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखिएगा कि ए डैश का फिर से डैश किया जाए तो पुनः से ए ही प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट और भी गुणधर्म है कि किसी अवयव में हम किसी अचर पद के से गुना करके तब उसका डैश निकालें, चाहे पहला ही डैश निकाल कर के से गुना करें, जहां के के बारे में बताया गया है कि के कोई अचर पद है, यानी के कोई कांस्टेंट है, कोई अदिश है। अब यहाँ पर एक अवयव ए दिया गया, इसकी अभी हमको कोई आवश्यकता नहीं है, अवयव बी की आवश्यकता है। तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए कि के इंटू बी डैश बराबर क्या होगा? तो के बी डैश, जहाँ के कोई अचर पद है, यानी जो प्रॉपर्टी अभी बताए हैं उसको सत्यापित करना है। तो सबसे पहला बात कि के में बी से मतलब बी अवयव है उसमें के से गुना कर दिया जाए, तो इस अवयव बी के लिए हम लिखते हैं के इंटू बी। अवयवों का एक अदिश से गुना सीखे हैं कि किसी भी अवयव में हम एक अदिश से गुना करें तो उसके प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक अवयव में गुना किया जाता है, तो प्रत्येक में गुना कीजिए, यानी के इंटू 2। इसके बाद माइनस के एकम के हो जाएगा, के से गुना करेंगे तो, फिर के में गुना करेंगे तो हो जाएगा, अच्छा इस के को बाद में लिख देते हैं, पहले ना लिख करके, कि के से 2 में गुना करें तो 2k, इसके बाद -1 में गुना करें तो -k, इसके बाद 2 में गुना करें तो फिर से 2k, यहाँ के में 1 से गुना करें तो k, फिर के में 2 से गुना करें तो 2k, इसके बाद के में 4 से गुना करें तो 4k, यानी कि
अवयव में हम कोई अचर पद k से गुना करते हैं तो अवयव के अंदर उपस्थित प्रत्येक अवयव में k से गुना करना पड़ता है। अब हम इसका निकालते हैं डैश यानी ट्रांसपोज, के बी हमको प्राप्त हो गया। अब इसका हम निकालते हैं ट्रांसपोज, निकाल लिया जाए तो इसको लिखेंगे के बी का ट्रांसपोज। तो जो भी पंक्ति में है उसको स्तंभ में लाइए तो हो जाएगा 2k माइनस के, इसके बाद 2k। फिर दूसरे पंक्ति को स्तंभ में लाइए तो हो जाएगा k 2k, इसके बाद 4k। ये हो गए। ये इसके LHS वाले पार्ट को हम यहाँ पर निकाल लिए। RHS वाले पार्ट को इस साइड निकालते हैं तो पहले ही हमको इसका ट्रांसपोज चाहिए यानी बी डैश चाहिए। ये जो बी दिया है ना इसका डैश चाहिए तो बदल दीजिए 2 माइनस 1 2। फिर इसके बाद दूसरे पंक्ति को 1 2 4 बदल दिए। इसको थोड़ा इसको बीच में लिख देते हैं। ये अवयव बी था ना, इसका हम डैश निकाल दिए। अब इस बी डैश में हम गुना कर देते हैं के से। तो गुना जब के से कीजिएगा तो प्रत्येक एलिमेंट पे गुना करना पड़ेगा। 2 में से गुना कीजिए 2k हो जाएगा, 1 में गुना कीजिए तो k हो जाएगा, माइनस 1 में गुना कीजिए माइनस k हो जाएगा, 2 में गुना कीजिए 2k हो जाएगा, इसके बाद फिर 2 में गुना कीजिए 2k हो जाएगा, 4 में गुना कीजिए 4k हो जाएगा। यानी कि पहले k से b में गुना करके ट्रांसपोज निकालिए या पहले ट्रांसपोज निकाल करके k से गुना कीजिए, दोनों से हमको समान अवयव प्राप्त हो रहा है। यानी ट्रांसपोज का ये दूसरा प्रॉपर्टी है जो कि सत्य है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसका कि a प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब दो अवयव को पहले जोड़ लिया जाए तब ट्रांसपोज निकाला जाए या अलग अलग इनका ट्रांसपोज यानी परिवर्त निकाल करके तब जोड़ा जाए, वो भी दोनों बराबर ही होंगे। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं हम लोग। a और b को पहले जोड़ लिया जाए, a प्लस बी। a प्लस बी करेंगे तो संगत अवयव में संगत जुड़ता है तो 3 में 2 जुड़ेगा, 3 और 2 मिलके 5। रूट 3 में माइनस 1 को जोड़ना है तो ये रूट 3 माइनस 1 ही रहेगा। फिर 2 में 2 को जोड़ना है तो 2 और 2 4 हो जाएगा। फिर 4 में 1 को जोड़ना है तो ये 4 और 1 5 हो जाएगा। 2 में 2 को जोड़ना है तो 2 और 2 4 हो जाएगा। 0 में 4 को जोड़ना है 4 हो जाएगा। यानी दो अवयवों को पहले हम जोड़ लिए और तब हम इनका निकाल देते हैं ट्रांसपोज यानी परिवर्त। a प्लस बी का निकाल दिए डैश, तो डैश निकालेंगे जैसे पंक्ति है स्तंभ में बदल जाएगा यानी कि 5 रूट 3 माइनस 1 और फिर ये 4। फिर इसके बाद हो जाएगा 5 4 4, इसको हम बदल दिए यानी पहले दोनों अवयव a और b को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद इनका ट्रांसपोज निकाल दिए। अब हमारा इधर से काम क्या है कि पहले ही ट्रांसपोज निकाल दीजिए। निकाल देते हैं। a डैश क्या निकलेगा भाई, जो भी पंक्ति में स्तंभ में लिख देते हैं यानी 3 रूट 3, उसके बाद है 2, इसको लिखते हैं 4, फिर ये है 2, फिर इसके बाद है 0, इसको भी निकाल देते हैं। फिर इसका भी ट्रांसपोज निकाल देते हैं यानी बी डैश निकाल लेते हैं। तो पंक्ति वाले को स्तंभ में बदल दिया जाए यानी कि 2 माइनस 1 2, इसके बाद 1 2 4, इन सभी को हम बदल दिए पंक्ति को स्तंभ में यानी सबका हम निकाल दिए परिवर्त। अब हम इनका निकालते हैं a डैश प्लस बी डैश यानी ई दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़िए। 3 में 2 जोड़ते हैं 5, 4 में 1 जोड़ते हैं 5, रूट 3 में 1 माइनस 1 जोड़ेंगे तो रूट 3 माइनस 1, 2 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, 2 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, 0 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 4। देखिए तो दोनों अवयव को ये और ये दोनों समान आ गए। मतलब कहने का कि a प्लस बी दो अवयव को पहले जोड़कर तब उसका परिवर्त निकालिए या पहला ही a का परिवर्त निकाल दीजिए फिर b का परिवर्त निकाल दीजिए और तब दोनों को जोड़िए। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए तो इसके बाद वाले नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट इसी का ही अवयवों के परिवर्त के गुण धर्म है कि अगर हम दो अवयव को घटा दे पहले ही जैसे कि a माइनस बी तब उसका परिवर्त निकाले या पहले ही परिवर्त निकाल दीजिए a डैश माइनस बी डैश
ये दोनों आपस में क्या होंगे, मतलब पहले घटाकर तब परिवर्त निकालिए या पहले ही परिवर्त निकाल कर तब घटाइए, दोनों से बात क्या होगा, बराबर। जैसे इसके पीछे भी सीखता है कि दोनों को जोड़ दीजिए तब परिवर्त निकालिए या परिवर्त निकाल दीजिए तब ही जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी के से गुना कर दीजिए तब परिवर्त निकालिए या परिवर्त निकाल करके के से गुना कीजिए। उसके पहले वाले की बात कीजिए, 1 नंबर है, यानी कि क्या करें, ए डैश और उसका एक बार और डैश निकाल दें तो फिर से पुनः वही अवयव प्राप्त हो जाएगा। अगला और भी प्रॉपर्टी है इसके कि जैसे कि a इंटू बी, मतलब दो अवयवों का गुना करके तब उसका परिवर्त निकालिए और यहां पर चेंज कर जाता है, तब गुना करना पड़ेगा पहले आपको b का परिवर्त इंटू a का परिवर्त, मतलब दो अवयव a और b का गुना कर रहे हैं तब परिवर्त निकाल रहे हैं, तो वो किसके बराबर होगा, तो अलग अलग परिवर्त में पहले b को लाना पड़ेगा तब a को लाना पड़ेगा, तब बराबर होगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है, इसकी सत्यापन हम लोग को करना है, तो देखिए भाई इसका गुना पहले संभव है कि नहीं, हम a इंटू बी निकाल सकते हैं कि नहीं, उसके लिए चेक करना होगा। इसमें कितने टोटल पंक्ति हैं, 3, स्तंभ कितना है, 1, इसमें टोटल पंक्ति 1, स्तंभ कितना है, 3, 1 2 3, तो पहले वाले का स्तंभ दूसरे वाले के पंक्ति के होना चाहिए बराबर, 1 1 के बराबर है, यानी इसका गुना संभव है। अब हम इनका गुना करते हैं, यहां पर गुना करने का वही तरीका अपनाएंगे, पहले लिख लेते हैं -2 4 5 और इसके बाद ये 1 3 -6, इनका हम गुना करते हैं, तो गुना करेंगे -2 से 1 में, तो -2 इंटू 1, पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में, फिर पहला पंक्ति से दूसरा स्तंभ में, यानी -2 इंटू 3, फिर इसके बाद पहला पंक्ति से तीसरा स्तंभ में, यानी -2 इंटू -6, पहला पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुना होके पहला पंक्ति में लिखा चुका। अब दूसरा पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुना करेंगे, 4 गुना 1, फिर 4 गुना 3, फिर 4 गुना -6, इसके बाद फिर गुना करेंगे तीसरा पंक्ति से सभी स्तंभ में, तो 5 गुना 1, फिर 5 गुना 3, फिर 5 गुना -6, इन सब का गुना करके हम एक अवयव बना लेते हैं जो होगा a और b का गुणा। अब a और b का गुणा करते हैं, यहाँ से -2 प्राप्त होगा, यहाँ से -3 दूना 6 प्राप्त होगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12 होगा, 4 एक कम 4 आएगा, यहाँ से 4 3 12 आएगा, फिर -6 चौक 24 आएगा, फिर 5 एक कम 5 आएगा, फिर 5 3 15 हो जाएगा और ये -6 5 30 हो जाएगा। अब a इंटू बी हुआ, ये जो वैल्यू है ये है a इंटू बी का। अब हम a इंटू बी का निकाल देते हैं परिवर्त, यानी कि a इंटू बी का डैश निकालते हैं। डैश निकालिए, देखिए जो भी पंक्ति में उसको स्तंभ में बदलिए, यानी कि पहले -2 लिखिए, फिर इसके बाद -6 लिखिए, फिर आगे 12 लिखिए, इसके बाद ये 4 लिखिए, फिर इसके बाद 12 लिखिए, फिर इसके बाद -24, फिर तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ में, यानी कि 5 15 और -30, ये सभी लिख दिए। यहाँ से हम a और b को गुना करके उसका परिवर्त निकाल दिए। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का अलग अलग परिवर्त निकाल देते हैं और तब गुना करेंगे। इन दोनों का अलग अलग परिवर्त निकालेंगे, तो जरा हम a और b को देखते हैं कि क्या क्या है a और b। a और b को लेते हैं और दोनों का परिवर्त निकालते हैं। तो हमको पहले चाहिए b डैश, तो निकालते हैं, यहां पर लिखते हैं b डैश यानी b का परिवर्त, उसके बाद चाहिए a डैश, तो b का परिवर्त लिखाएगा, पहले b देख लेते हैं क्या है। ये b एगो पंक्ति है, टोटल को पलट देंगे, एगो स्तंभ हो जाएगा, यानी 1 3 -6, यहां पर लिखाएगा, ऐसे पलटने के बाद 1 3 -6, और उसमें क्या था a वाले में, ये तो इसका परिवर्त निकल गया, इसमें एगो स्तंभ में पलट देंगे, एगो पंक्ति हो जाएगा -2 4 5, मतलब -2 4 5,
जो बी था उसका ये परिवर्त है, जो ए था उसका ये परिवर्त है, मतलब बी डैश ए डैश निकल चुका। अब इन दोनों का गुना करना है। गुना संभव है कि नहीं ये देख सकते हैं। इसमें टोटल 3 गो पंक्ति है तो लिखाएगा 3, एगो स्तंभ है 3/1। इसमें देखा जाए तो टोटल एगो पंक्ति है और स्तंभ 3 गो है, यानी कि इसका स्तंभ इसके पंक्ति के क्या है, बराबर है, यानी कि ये दोनों का गुना संभव है आपस में। गुना करेंगे पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में, फिर पहला पंक्ति से दूसरा स्तंभ में, फिर पहला पंक्ति से तीसरा स्तंभ में। तो 1 गुना -2, फिर यहाँ से 1 गुना 4, फिर यहाँ से 1 गुना 5। पहला पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुना करके लिखा गया। फिर दूसरा पंक्ति से स्टार्ट करो सब में गुना करना। तो 3 इंटू -2, फिर 3 इंटू 4, फिर यहाँ से 3 इंटू 5। इसके बाद -6 से गुना होगा -2 में, फिर -6 से गुना होगा 4 में, और फिर -6 से गुना होगा 5 में। इन सब का गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। अब सबका कैलकुलेशन कर लेते हैं, वैल्यू क्या हमको मिल रहा है। तो गुना करो -2, 4 एकम 4, फिर 5 एकम 5, -3 दूना 6, फिर 4 तिहाई 12, फिर 5 तिहाई 15, फिर माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12, फिर -6 चौक 24, फिर यहाँ पर -6 पचे 30। ये हमारा आ गया बी डैश इंटू ए डैश, यानी कि अवयव बी के परिवर्त का गुना हुआ अवयव ए के परिवर्त के साथ। इस अवयव को नोट करो -2 4 5 पहला पंक्ति में है, और इस अवयव में आ जाते हैं जो हम निकाल चुके हैं a इंटू बी का डैश, वही है -2 4 5। इसका दूसरा पंक्ति नोट कर लेते हैं -6 12 15, इसमें आ जाते हैं क्या है -6 12 15। इसका तीसरा पंक्ति देखते हैं 12 -24 -30। इसके तीसरे पंक्ति में देखते हैं 12 -24 -30, यानी बिल्कुल सही है। यानी परिवर्तों में ये काम करेगा कि हम a में b से गुना करके तब इसका डैश निकाल रहे हैं ना, तो वो किसके बराबर होगा, अलग अलग डैश के गुना के बराबर होगा, लेकिन पहले b का डैश होगा तब a का डैश होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, a इंटू बी कभी भी b इंटू ए के बराबर नहीं होता है। ये हम लोग पहले ही सीखे हैं जब दो गो अवयव का गुणा पढ़ रहे थे तब। तो ये सब कुछ परिवर्त के गुण धर्म है। यहाँ हम लोग सबको इकट्ठा करके देख लेते हैं अवयवों के परिवर्त के गुण धर्म। सबसे पहला गुण धर्म पढ़े, इसको सत्यापित भी किए कि कोई एक अवयव लीजिए, एक बार परिवर्त निकालिए, फिर जो परिवर्त निकाले उसका परिवर्त निकाल दीजिए, तब पुनः से वही अवयव आ जाएगा आपको। के से बी में गुना करके, के कोई अचर होगा, तब उसका परिवर्त निकालिए, या पहला ही परिवर्त निकाल के तब के से गुना कीजिए, ये दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। a प्लस बी, दो गो अवयव को पहले जोड़ लीजिए आपस में, तब उनका परिवर्त निकालिए। चाहे अलग a का परिवर्त अलग b का परिवर्त निकाल के तब दोनों को जोड़िए आपस में बराबर। दोनों को पहले घटा लीजिए तब परिवर्त निकालिए, या पहला ही परिवर्त निकाल के तब घटाइए, आपस में बराबर होगा। दोनों को गुना कर लीजिए तब परिवर्त निकालिए, या दोनों का अलग अलग परिवर्त निकाल के गुना कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि पहले अब की बार b हो जाएगा तब ये होगा, जो उधर पहले होगा वो बाद में हो जाएगा। ये परिवर्तों के कुछ गुण धर्म है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। टोटल यहाँ पर 5 गुण धर्म है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सममित अवयव, जिसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये कि सममित अवयव कौन अवयव कहलाता है, कैसे अवयव को हम लोग सममित अवयव कहेंगे। आइए डेफिनेशन देखते हैं कि एक वर्ग अवयव a, जिसको संक्षिप्त में aij से दिखाया जाता है, सममित कहलाता है यदि a डैश बराबर a हो। मतलब कि किसी अवयव का हम परिवर्त निकाल लें और वही अवयव हमको प्राप्त हो जाए, तब हम वैसे अवयव को सममित अवयव कहेंगे। अर्थात उसके जो आइवा पंक्ति और जेवा स्थान पर एलिमेंट होगा वो परिवर्त निकालने पर होता है जेवा पंक्ति और आइवा स्तंभ, यानी दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर। यानी उनके हम पंक्ति परिवर्त में क्या करते हैं, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में बदल देते हैं, यानी कि पंक्ति और स्तंभ वाले एलिमेंट आपस में क्या हो जाए, बराबर, तब हम कहेंगे इसको सममित अवयव। इसका एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं।
एग्जाम्पल, ये एक समित अवयव है कि नहीं, देखो चेक करना है कि ए बराबर एक अवयव दिया है, एक समित अवयव है, क्वेश्चन मार्क लगाया है कि जो दिया गया अवयव है ये समित अवयव है कि नहीं है। तो इसका डैश निकालते हैं, यानी इसका परिवर्त निकालते हैं। अगर ये अपने ही आप के बराबर आ जाए तो इसको हम कैसा अवयव कहेंगे, समित। निकालिए इसका परिवर्त। परिवर्त में ऐसे जो पंक्ति में लिखा रहता है उसको स्तंभ में लिख देते हैं, यानी कि √3 2 3 हो गया। ये पहला पंक्ति था, पहला स्तंभ में चला गया। दूसरा पंक्ति को लाइए दूसरे स्तंभ में, 2 -1.5 और ये -1। फिर इस तीसरे को लाइए, 3 -1 और 1। और क्या देखिए तो जो ये ए है परिवर्त निकालने के आपस में बराबर आ रहा है। पहला पंक्ति मिलाइए, √3 2 3 सेम है, 2 है -1.5 -1 3 -1 1। मतलब कि जो अवयव ए है और उसका परिवर्त निकालने वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि ए डैश ए के क्या है, बराबर है। यानी कि जो अवयव ए लिए थे वो कैसा अवयव है, वह समित अवयव है, बिल्कुल है। यही समित अवयव का डेफिनेशन है कि कोई भी अवयव लीजिए उसका परिवर्त निकाल दीजिए, अगर परिवर्त अपने आप ही बराबर हो जाए तो वो समित कहलाएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें हम लोग देखेंगे विषम समित अवयव के बारे में, जिसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक वर्ग अवयव ए विषम समित कहलाता है कब, जब यदि ए डैश -a की क्या हो जाए, बराबर। यानी कि उसका हम परिवर्त निकालें और वो अपने आप का बराबर हो लेकिन माइनस चिन्ह लेने के बाद, तब उस प्रकार के अवयव को हम कहेंगे विषम समित अवयव। यानी कि जे आई परिवर्त निकालने के बाद पंक्ति और स्तंभ बदल देते हैं तो जो आई होता है बाद में चल जाएगा, जे पहले आ जाएगा, उसी के बराबर होगा आई जे के। कैसे, माइनस लगाने के बाद। देखिए विषम समित अवयव के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। ये नोट करने वाली एक पॉइंट है कि अगर हमारा कोई विषम समित अवयव है तो उसके विकर्ण वाले एलिमेंट को आई या जे मतलब A11 A22 A33 A44 बताए थे, ये सभी विकर्ण वाले अवयव कहलाते हैं। ये जरूर क्या होंगे, शून्य होंगे। एक एग्जांपल में देखते हैं इसको भी हम लोग। ये अवयव बी ले लिए, यहाँ पर एक विषम समित अवयव है कि नहीं है। ये जो लिया गया हमारा अवयव है ये विषम समित है कि नहीं है, इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम इसका डैश निकालते हैं। तो ये बी है, इसका डैश निकालिए। देखिए तो डैश निकालते हैं, परिवर्त निकालते हैं, यानी कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदलते हैं। तो लाइए 0, फिर लाइए ई और लाइए एफ, फिर दूसरे को दूसरे स्तंभ में, यानी कि -e 0 g। इसके बाद तीसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, -f -g 0। इसका डैश निकाल दिए। अब इसके बाद इसमें हम माइनस चिन्ह से क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसमें कौन सा चिन्ह से गुना करते हैं, माइनस चिन्ह से। चाहे इसमें माइनस चिन्ह से गुना कर देते हैं। देख लीजिए ये जो बी डैश है इसमें माइनस से गुना करेंगे, बी में -b हम निकाल लेते हैं। तो माइनस से गुना करेंगे, किसी भी अवयव में संख्या से गुना कीजिए या चिन्ह से गुना कीजिए, उसके प्रत्येक एलिमेंट में गुना करना पड़ेगा। तो गुना कीजिए, 0 में माइनस से गुना कीजिएगा 0 रहेगा, ई में माइनस से गुना कीजिएगा -e आ जाएगा, एफ में माइनस से गुना कीजिएगा -f आ जाएगा, -e में माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस e आ जाएगा, 0 में गुना कीजिएगा माइनस से, तो माइनस में 0 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद इस g में गुना कीजिएगा तो -g आ जाएगा, इस -f में गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस f हो जाएगा, इसके बाद माइनस में गुना कीजिएगा तो प्लस में g हो जाएगा। 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए तो b डैश जो आया है वो -b के बराबर है कि नहीं है, ध्यान से देखिए। 0 -e -f 0 -e -f e 0 -g e 0 -g f g 0, ये सब क्या है, आपस में बराबर अवयव हैं। यानी कि अगर हम किसी अवयव का डैश निकालते हैं और वो उस अवयव के माइनस लगाने पर आपस में बराबर कर रहा है तो ऐसे अवयव को, यानी इस अवयव को हम विषम समित अवयव कहेंगे। समित कब कहेंगे, जब डैश निकालते ही बराबर हो जाए तो समित, और डैश निकालने के बाद माइनस लगाने से बराबर हो तब क्या कहेंगे, उसको विषम समित। नोट करके एक पॉइंट जो लिखवाए थे उसको गौर कीजिए कि विषम समित अवयव के विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य। अब आ जाइए, ये विषम समित है ना, इसको सिद्ध कर लिए ना कि विषम समित है।
इसके विकर्ण के अवयव पर ध्यान दीजिए तो क्या है, विकर्ण के अवयव सभी क्या है, शून्य है। तो नोट करके याद रखिएगा इसको कि विषम समित अवयव के विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, शून्य होते हैं। समित समझ गए, विषम समित समझ गए। अब एक प्रमेय है समित और विषम समित पर आधारित। देखिए क्या प्रमेय है, पढ़ते हैं। वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए a प्लस ए डैश एक समित अवयव होता है। मतलब कोई भी वास्तविक संख्या के अवयव, मतलब एक अवयव बनाइए जिसके अंदर वास्तविक संख्या लिखिए, कोई भी अवयव हो, और उस अवयव प्लस में उसका परिवर्त, जो अवयव ले रहे हैं आप प्लस उसका परिवर्त कर दीजिए, यानी कि दो अवयव को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने से जो नया अवयव प्राप्त होगा वो जरूर सम्मित होगा, वो अवयव जरूर सम्मित होगा। हम जो ए ले रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सम्मित हो या ना हो, लेकिन a प्लस ए डैश करने से जो हमको एक नया अवयव प्राप्त होगा वो जरूर सम्मित होगा। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख लीजिए, अवयव a के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सम्मित है। इसको देखिए तो ये सम्मित है, इसको पलट के देखिए 1 5 6 7 क्या पहले वाले के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब कि ये एक सम्मित अवयव नहीं है, लेकिन हम कोई एक वर्ग अवयव लेते हैं, ये वर्ग अवयव है, इसके साथ इसका हम परिवर्त को जोड़े तो ये जो है ये रहेगा ए, 1 5 6 7 प्लस इसका परिवर्त 1 5 को ऐसे लिखना पड़ेगा हमको, पंक्ति को स्तंभ में, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तब हमको एक नया अवयव प्राप्त हो रहा है। 1 में जोड़ेंगे 1 हमको क्या मिलेगा 2, 5 में जोड़ेंगे 6 हमको क्या मिलेगा 11, 6 में जोड़ेंगे 5 फिर हमको क्या मिलेगा 11, 7 में जोड़ेंगे 7 हमको क्या मिलेगा 14। यानी ए प्लस ए डैश से जो ये अवयव आया, ये अवयव जरूर सम्मित अवयव होगा। मतलब हमको किसी भी अवयव को सम्मित रूप देना है तो उस अवयव में उसका परिवर्त क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो नया अवयव आ रहा है ये जरूर सम्मित होगा। देख लीजिए, इसका डैश निकाल के चेक कर लीजिए, ए प्लस ए डैश, इसका डैश निकालिए, मतलब वो जो आया है ये जोड़ने के बाद ए 2 और 11, मतलब इस पंक्ति को बदल दिए इसमें, फिर इस दूसरे पंक्ति को तो 11 और 14। देखिए तो a प्लस ए डैश वाला अवयव चाहे a प्लस ए डैश के परिवर्त वाला अवयव आपस में दोनों क्या है, बराबर। यानी कि एक प्रमेय है, कोई भी वर्ग अवयव लीजिए उसका परिवर्त निकालिए, दोनों को जोड़िए, जो नया अवयव प्राप्त हो रहा है ये जरूर सम्मित अवयव होगा। आते हैं इसी प्रमेय का, प्रमेय एक का ही एक और पार्ट है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव a के लिए a माइनस ए डैश जरूर एक विषम समित अवयव होगा। अगर जोड़ेंगे तो समित अवयव आएगा, अगर a में से a डैश को घटाएंगे तो विषम समित होगा। यही सेम एग्जांपल है, प्लस चिन्ह के जगह माइनस लिया गया है। इसका वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं, a माइनस ए डैश करके देख लेते हैं। अवयव a को रखते हैं यहाँ 1 5 6 7, इसमें से घटाएंगे ए डैश, तो डैश निकालने के लिए 1 और 5 ऐसे हो जाएंगे, फिर 6 और 7 ऐसे हो जाएंगे। इनको घटाने से जो हमको अवयव मिल रहा है, 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा -1, इसके बाद 6 में से 5 जाएगा 1, इसके बाद 7 में से 7 जाएगा 0। सबसे पहला एक खास बात ध्यान रखिएगा कि विषम समित अवयव के विकर्ण के एलिमेंट 0 होते हैं। प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, यानी कि इसके विकर्ण के अवयव 0 हैं। अब इसका हम डैश निकालते हैं, a माइनस ए डैश का डैश, तो वो जो आया है उसका डैश निकालिए, तो 0 माइनस 1 यहाँ कर दीजिए और फिर ये 1 0 को यहाँ कर दीजिए, ये डैश निकल गया। अब इस अवयव का हम माइनस करें, वह इसमें माइनस से गुना करें तो 0 0 रह जाएगा, 0 रह जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस में जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। विषम समित का डेफिनेशन याद है ना, कि किसी भी अवयव का हम अगर निकालते हैं डैश, वो माइनस चिन्ह के साथ बराबर कर रहा है, माइनस से गुना कर रहे हैं तभी आपस में बराबर हो रहा है, तब इसको हम क्या कहते हैं, विषम समित। तो ध्यान रखिए कि कोई भी वर्ग अवयव है, उस वर्ग अवयव में से उसका परिवर्त घटा दिया जाए तो हमको जरूर ही विषम समित अवयव प्राप्त हो जाएगा। यानी ये जो नया वाला अवयव मिल रहा है
इसका हम डैश निकालें तो ये अपने आप का बराबर करेगा माइनस चिन्ह लगाकर। देख लीजिए ये जो आया है अपने आप के बराबर कर रहा है माइनस चिन्ह लगाकर। ये विषम सममित अवयव होगा घटाने पर और सममित होगा इसके पहले पढ़े थे जोड़ने पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए ये प्रमेय 2 है, ये जो प्रमेय है ये 2 है कि कोई भी एक वर्ग अवयव है, इसमें चर्चा किया गया कि किसी वर्ग अवयव यानी कोई भी एक वर्ग अवयव है उसको हम सममित प्लस विषम सममित के रूप में लिख सकते हैं। मतलब एक अवयव है, अब वो कैसा हो अवयव हो, सममित हो चाहे विषम सममित हो चाहे दोनों में से कोई नहीं हो, उसको हम लोग जरूर एक सममित और एक विषम सममित के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। आइए अच्छा हमको एक बात ये बता दीजिए, a प्लस a डैश कैसा अवयव होगा, सममित होगा। अभी पढ़ लिए प्रमेय 1 के a में। और a माइनस a डैश कैसा होगा, विषम सममित होगा। किसके लिए वह, कोई भी वर्ग अवयव के लिए। अब हम यहां से हम लिखते हैं एक कोई भी सामान्य वर्ग अवयव a, तो ऐसे लिख सकते हैं a के लिए 2 से गुना और 2 से भाग। देखिए ये इक्वेशन आराम से बैलेंस है, 2 से 2 कटेगा, a के बराबर a सदैव सत्य है, हमेशा के लिए सत्य है कि a के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां से काम करते हैं, a बराबर इस 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, ये 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस a। देखो a और a दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2a, अब बटा वाला 2 ऐसे ही है, मतलब दोनों को जोड़िएगा 2a आ जाएगा। अब यहां से आगे क्या करते हैं, a बराबर a प्लस अपने मन से एक a डैश लगा दिए, फिर प्लस का चिन्ह, ये एक a है, अपने मन से एक माइनस में a डैश लगा दिए। ध्यान से देखिए ये प्लस में a डैश, सॉरी ये माइनस में a डैश और ये प्लस में a डैश आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, a और a ही बचेंगे जो पहले से बच रहे थे। ये बटा में 2 रहेगा। यानी अभी तक इक्वेशन जो लिखे हैं वो बैलेंस है। देखिए भाई प्लस में a डैश माइनस में a डैश कैंसिल हो जाएगा, a और a बचेगा जो कि यहाँ पर लिखा गया। रिवर्स सॉल्व करके देखिए a और a दोनों को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यानी a के बराबर a है। स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं इसे कि a बराबर a, ये हमेशा के लिए सत्य है, a बराबर a, ये इधर हमेशा a रह रहा है, 2 से गुना किए 2 से भाग कर दिए, काट सकते हैं। 2a एक के साथ था, दोनों को अलग अलग प्लस में कर दिए। अपने मन से एगो प्लस में डैश लगाए तो अपने ही मन से एगो माइनस में भी डैश लगाए ताकि समीकरण बैलेंस रहे। अब देखिए ध्यान से हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 a प्लस a डैश, ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग a प्लस a डैश बटा में 2 प्लस का चिन्ह a माइनस a डैश बटा में 2। मतलब कि चारों टर्म है, 4 में एक ही बार में भाग हो रहा था 2 से, हम 2 को अलग तोड़ लिए, मतलब इतना में अलग 2 से भाग करें, इतना में अलग 2 से भाग करें। चाहे तो फिर से 2 का एलसीएम लीजिएगा, 2 आएगा, फिर से पुनः ऊपर वाला आ जाएगा, सॉल्व करते जाइएगा, पुनः ऊपर वाला आते चला जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू 1/2 इंटू a प्लस a डैश, ये जो बटा में 2 था इसको थोड़ा सा साइड में लिख दिए अच्छा लगने के लिए, फिर 1/2 इंटू a माइनस a डैश। और ध्यान से देखिए इसको हम घेर देते हैं। सबसे पहली बात कि जो एक ये अवयव है a, यही आया इतना के बराबर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, a प्लस a डैश को कहते हैं सममित अवयव, इसको कहते हैं सममित, और a माइनस a डैश को क्या कहते हैं, विषम सममित, इसको कहते हैं विषम सममित, इस अवयव को कहते हैं विषम सममित। तो मतलब कोई भी एक वर्ग अवयव है उसको हम
ऐसे बना सकते हैं, एक समित प्लस एक विषम समित के रूप में बना सकते हैं। भाई इस पर हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं, क्वेश्चन बनाकर देख लिया जाए कि निम्नलिखित अवयवों को एक समित अवयव तथा एक विषम समित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये एक अवयव एक नॉर्मल सा अवयव है, वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव ही होना चाहिए क्योंकि वर्ग अवयव के ही हम लोग निकालते हैं समित और विषम समित अवयव। तो इसको हम लोगों को बदलना है एक समित प्लस एक विषम समित अवयव के योगफल के रूप में। तो इसको हम अवयव ए मान लेते हैं, ये जो भी दिया है इसको अवयव ए मान लेते हैं। इसका हम डैश निकाल लेते हैं, ए डैश। ए डैश निकालने के लिए पंक्ति को बदलना पड़ेगा स्तंभ में, यानी 3 और ऐसे लिखेंगे 5, 1 और ऐसे लिखेंगे -1। ये ए निकल गया और ये ए डैश निकल गया। अब यहां से हमको बदलना है एक समित और एक विषम समित के रूप में। तो यहां से लिखेंगे a बराबर 1/2, समित के लिए होता है a प्लस ए डैश, विषम समित के लिए होता है 1/2 a माइनस ए डैश। ये यही a है, एगो समित है, एगो विषम समित के रूप में लिखा रहा है, योगफल के रूप में लिखा रहा है। ये 1/2 यहाँ रहेगा, a प्लस ए डैश मतलब ये दोनों को जोड़ना है। तो 3 के साथ 3 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 6। 5 के साथ 1 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 6। 1 के साथ 5 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 6। -1 और -1 जुड़ करके हो जाएगा -2। प्लस का चिन्ह देना है 1/2, इन दोनों को घटाना है। 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, इसके बाद 1 में से 5 जल जाएगा -4, इसके बाद -1 में से -1 चल जाएगा 0। 1/2 से एक अवयव के अंदर गुना करना है। तो किसी अचर पद से अवयव के अंदर जब गुना होता है तो अवयव के अंदर उपस्थित सभी अवयवों में गुना होता है। यानी कि 6 में 1/2 से गुना करो तो 3 दूना 6 कट जाएगा, ये भी 3 दूना 6 कट जाएगा, ये भी 3 दूना 6 कट जाएगा, ये 2 1 कम 2 कट जाएगा, माइनस का चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह। इसके बाद इसमें गुना करेंगे, 0 में कुछ से गुना कर दो 0, इसको गुना करोगे 2 दूना 4, इसमें गुना करोगे -2, इसमें गुना करोगे 0। देखिए ये जो अवयव आएगा ये समित होगा और ये जो आएगा ये विषम समित होगा। विषम समित की पहचान है कि इसके विकर्ण पे क्या होना चाहिए 0 0 है, यानी कि ये समित है। इसको पलट दीजिएगा, फिर से यही रह जाएगा। इसको पलटने के बाद माइनस से गुना कीजिएगा तो यही आएगा। तो किसी भी अवयव को हम एक समित और एक विषम समित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। यही प्रमेय दूसर का है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये व्युत्क्रमणीय अवयव, जिसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। और ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सारणिक वाले चैप्टर में। इधर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए परीक्षा में तो पूछता ही है कि व्युत्क्रमणीय निकालिए, इस एक अवयव का व्युत्क्रम निकालिए, इनवर्स जिसको कहते हैं ए पर माइनस पावर से ऐसे दिखाते हैं, इसके लिए इनवर्स के लिए ये निकालने के लिए एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीका से निकालना है। और जो एग्जाम पूछ रहा है उसमें किसी भी मेथड यानी किसी भी तरीका की चर्चा नहीं किया जा रहा है कि आप इस तरीके से बनाइए, इस पद्धति से बनाइए, नहीं, डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि एक अवयव दे दिया जा रहा है, उसका इनवर्स निकालिए। तो जो सारणिक वाले चैप्टर में इनवर्स निकालने का तरीका है वो बेहद ही आसान है, सुलभ है। उसी चैप्टर में हम लोग इनवर्स को कंप्लीट करेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चन है उसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा ये अवयव जो टॉपिक था जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, ये लेसन 3 है। इसको हम लोग 1 शॉट में कंप्लीट किए हैं, संक्षिप्त रूप में कंप्लीट किए हैं। सारे चीजों को जाने कि अवयव क्या होता है, अवयव को कैसे दर्शाया जाता है, अवयव को कैसे सूचित किया जाता है, अवयव के अंदर जो उपस्थित एलिमेंट होते हैं उसको फलन या हम संख्या भी बोल सकते हैं, वो जो भी होते हैं, सारे अवयव के टॉपिक को हम लोग कंप्लीट किए हैं। इसके बाद हमारा आएगा अवयव पर संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 2009 से 2024 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या पहले जो आते थे 9 में फिल इन द ब्लैंक्स या मिलान करने वाले जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, अवयव के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। तो हमारे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिए 2009 से 2024 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो सिर्फ और सिर्फ इस अवयव वाले यानी इस 1 शॉट वाले, इस 1 टेक वाले वीडियो पर आधारित होगा। इस थ्योरी को
अच्छे से पढ़िए। तब तक आज